वो डेलोंग जल मार्च की इस दुनिया में पहुंचता है और उसकी शादी पान जिनलियान से होने वाली है। वह पहले से जानता है कि वह उसे धोखा देकर जहर खिला देगी, इसलिए वह समय रहते वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसका सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है। यह सिस्टम उसे इमोशन पॉइंट्स कमाने का मौका देता है ताकि वह अपनी हर खूबी को अपग्रेड कर सके और अपना रूप वापस पा सके। वह अपने पिछले जन्म की 5 सितारा कुकिंग स्किल्स के सहारे जबरदस्त कमाई करता है और इमोशन पॉइंट्स जुटाता है। शीमेन चिंग के आने से पहले उसे काफी ताकत चाहिए थी। वो डेलोंग के पुराने फ्लैट ब्रेड से तो बस पेट भरता था, उनसे कोई खास जज्बात नहीं जागते थे। लेकिन आपकी टॉप टियर कुकिंग स्किल्स से साधारण स्ट्रीट फूड को भी जबरदस्त तारीफें मिल सकती थीं। वह तुरंत मौजूदा मार्केट ट्रेंड्स को समझता है और सोच समझकर एक प्रोडक्ट चुनता है। बैक्ड व्हीट कैक्स पलक झपकते ही तैयार होकर कटिंग बोर्ड पर आ जाते हैं। सुनहरी कुरकुरी पपड़ी बिल्कुल सही तरीके से सिंक चुकी होती है और अंदर का मसालेदार गोश्त तेल में छनछना रहा होता है। एक सौंधी महक पल भर में पूरे कमरे में फैल जाती है। अगली सुबह जैसे ही भोर होती है, वह बैग्ड कैक्स का भारी बोझ लेकर गलियों में निकल पड़ता है। वह पूरी ताकत और आवाज में अपनी चीजें बेचने की आवाज लगाता है। वहां से गुजर रहे अंकल वांग वह आवाज सुनते हैं और चेहरे पर पूरी जिज्ञासा लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। वह मुस्कुराते हुए मजाक में कहता है, डेलोंग, क्या अब तुम स्टीम किए हुए बंस नहीं बेच रहे हो? कैक सेलार बनने के लिए करियर बदल लिया क्या? मैंने सुना है कि यह कोई नया स्नैक है। वह पड़ोसी के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए यूं ही 2 केक के पैसे चुका देता है। लेकिन जैसे ही वह पहला बाइट लेता है, कुरकुरी पपड़ी उसके दांतों के बीच चटक जाती हैं और मसालेदार गोश्त का रस उसके मुंह में फूट पड़ता है। उस बूढ़े आदमी की आंखें अचानक फैल जाती हैं। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और कुछ ही पलों में दोनों केक चट कर जाता है। वह अपनी हथेली पर लगे टुकड़े तक चाट कर साफ कर लेता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी लजीज चीज कभी नहीं चखी थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो डेलोंग, जो सिर्फ फीके बंस बेचता था, उसके पास ऐसी केक बनाने की कला होगी। बिना एक पल सोचे वह और सिक्के निकालता है और 10 और कैक्स के लिए चिल्लाता है। उसी पल आपके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजती है। सिस्टम का एक नोटिफिकेशन बज उठता है। अंकल वांग की तरफ से खुशी के 2 पॉइंट्स मिले। पैनल पर नंबरों को छलांग लगाते देख आपका दिल खुशी से झूम उठता है। यह रास्ता आधिकारिक रूप से खुल चुका है। देखते ही देखते कैक्स का पूरा स्टॉक बिक जाता है। जिस भी ग्राहक ने उन्हें चखा, उसने अलग अलग मात्रा में इमोशन पॉइंट्स दिए। आखिरकार ये पॉइंट्स पूरे 100 पर आकर रुक जाते हैं। आप बेताबी से सिस्टम पैनल को बुलाते हैं। आपकी आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन खुल जाती है। पैनल दिखाता है कि अपग्रेड्स के लिए 50 पॉइंट्स की जरूरत है, जबकि मार्शल आर्ट्स बेसिक्स की कीमत 80 है। ये विकल्प आपको असमंजस में डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही आप भ्रिकुटी सिकोड़कर यह सोचते हैं कि क्या चुने, आपकी नजर कांसे के आईने में अपनी शक्ल पर पड़ती है। एक काला खुरदुरा चेहरा जो मुहासों के निशानों से भरा हुआ है और उसके साथ वह 1.5 मीटर का ठगना कद जल मार्च के उस 3 इंच के बौने वाला क्लासिक रूप। आपकी सारी हिचकिचाहट पल भर में गायब हो जाती है। बिना एक पल गंवाए आपने जो कीमती पॉइंट्स बचाए थे, उन्हें उठाया और सीधे अपीयरेंस यानी रूप रंग वाले स्टेट में झोंक दिया। एक झुनझुनी भरी गर्म सनसनाहट पल भर में आपके गालों पर फैल जाती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, यह यकीन करते हुए कि आपका रूप अब पूरी तरह बदलने वाला है। लेकिन जब आप भागकर आईने के पास जाते हैं और अपना अक्स देखते हैं, तो आप वहीं जम जाते हैं और पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। वे मेहनत से कमाए गए एट्रीब्यूट पॉइंट सिर्फ उस एक काले मस्से को ही हटा पाए। आप आईने में आज भी उसी 1.5 मीटर के ठगने कद और ऐसे चेहरे के साथ अटके हुए हैं जो आज भी बदसूरत है। अपने पिछले जन्म की 1.8 मीटर की लंबाई और एक हैंडसम डैशिंग मर्द बनने के लिए जितने इमोशन पॉइंट्स चाहिए, वे किसी नामुमकिन और खगोलीय आंकड़े जितने हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपका वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक आप हर दिन सुबह होने से पहले ही अपना सामान लेकर निकल जाते हैं और रात गहराने पर ही घर लौटते हैं। आपकी अनोखी बेकिंग स्किल की बदौलत आपकी शोहरत धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ले वालों का रवैया आपके प्रति पहले से कहीं ज्यादा दोस्ताना हो जाता है। एक दिन जब आप अपनी चीजें बेचने के लिए आवाज लगा रहे होते हैं, तभी अचानक आपके बगल में किसी अमीर हवेली के लाल दरवाजे चहकते हुए खुलते हैं। सादे नौकरानी के लिबास में एक खूबसूरत औरत बड़ी ग्रेसफुल अदा से बाहर कदम रखती है। उसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली है, जो किसी पहाड़ी झरने की तरह सुहानी लगती है। आवाज सुनकर आप ऊपर देखते हैं और जैसे ही नजर मिलती है, आप वहीं पत्थर के बन जाते हैं। आप अनजाने में ही अपनी सांसें रोक लेते हैं। आपके सामने खड़ी वह स्त्री लंबी और छरहरे बदन की है और सबसे साधारण नौकरानी का लिबास भी उसकी सांस थाम देने वाली पारलौकिक खूबसूरती को छिपा नहीं पाता। उसकी आंखें और भौहें एक कोमल नजाकत समेटे हुए हैं। उसकी हर मुस्कान में एक बयां न करने वाली खूबसूरती है। आप सहज रूप से मुख्य दरवाजे की तरफ देखते हैं और तख्ती पर झांग हवेली लिखा हुआ देखते हैं। यह बात आपको किसी बिजली के झटके की तरह लगती है। आपका दिल जोर से धड़क उठता है। आपके सामने खड़ी यह नौकरानी कोई और नहीं बल्कि झांग परिवार की पान जिनलियान है। इस वक्त वह घर में महज एक नौकरानी है
और आगे चलकर आपकी कानूनी रूप से ब्याही हुई पत्नी बनने वाली है। उसे हकीकत में देखकर आप यह माने बिना नहीं रह पाते कि पान जिनलियान की खूबसूरती सचमुच किसी दास्तान जैसी है। उसकी मौजूदगी में बाकी सब फीका पड़ जाता है, लेकिन मूल कहानी में शीमेन चिंग के साथ उसके अफेयर और आपको जहर देने की उस नीच साजिश के बारे में सोचकर आपके भीतर घृणा की एक तेज लहर उठने लगती है। लेकिन उस बेदाग हसीन चेहरे को दोबारा देखने पर आपके मन में एक और ख्याल अनचाहे ही उभर आता है। ऐसी बेजोड़ सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में पाना क्या कुछ सेकंड सोचने के बाद आपको वाकई उसे दूर धकेल देना चाहिए? आप अपने दिल के उथल पुथल को दबा लेते हैं। आप सिक्के लेते हैं, झटपट कैक्स पैक करते हैं और उन्हें थमा देते हैं। आप अपना सामान उठाते हैं और तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। आप किसी से भी बेहतर जानते हैं कि मूल कहानी एक एक कदम करके आगे बढ़ रही है। जिस दिन वह आपके साथ फेरे लेगी वह दिन नजदीक आ रहा है। आपको वक्त के खिलाफ दौड़ना होगा, हर मौके का फायदा उठाना होगा और इमोशन पॉइंट्स जुटाने होंगे। जल मार्च की इस दुनिया में अगर अपनी किस्मत सचमुच बदलनी है तो ताकत का होना बेहद जरूरी है। रात सियाही की तरह काली है। मास्टर झांग, जो लंबे वक्त से पान जिनलियान पर बुरी नजर रखे हुए थे, दबे पांव उसके कमरे में घुस आते हैं। वह उसे डराता धमकाता है और रिश्वत देकर झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सैल पान जिनलियान पूरी ताकत से उसका विरोध करती है और यह सब दरवाजे के बाहर खड़ी मैडम झांग साफ सुन लेती हैं। अपने गुस्से के लिए कुख्यात यह औरत उसी पल आगबबूला हो उठती है। वह न सिर्फ मास्टर झांग को घसीटकर बाहर लाती है और उनकी पिटाई करती है, बल्कि पक्के तौर पर यह तय कर लेती है कि पान जिनलियान को इस घर से धक्के देकर निकाल दिया जाना चाहिए। अपनी भारी अनिच्छा के बावजूद मास्टर झांग के पास इस कड़वी घूंट को पीने और इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कुछ दिनों बाद हाथ में कपड़े की पोटली लिए एक बिचौलिया शादी का प्रस्ताव लेकर आया और साफ साफ कहा कि झांग हवेली की पान जिनलियान को तुम्हारी मुख्य पत्नी के रूप में ब्याहा जाना है। मास्टर झांग और उनका परिवार न सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहे, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, बल्कि वे तो आपको मुफ्त में एक घर और सोने चांदी का जहेज देने को भी तैयार हो गए थे। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद आपने आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर दी और शादी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बिजली की सी तेजी से शादी की तैयारियां हुई। महज कुछ ही दिनों में सब कुछ तय हो गया। उस रात लाल मोमबत्तियां पूरी शान से जल रही थीं। आपने और पान जिनलियान ने आसमान और जमीन को प्रणाम किया और सजा धजाए हुए मंडप वाले कमरे में एक साथ दाखिल हुए। सजे हुए कमरे में जहां लाल मोमबत्तियां जल रही थीं, पान जिनलियान ने अपना सिर झुकाए रखा और पूरी तरह खामोश बैठी रही। उसकी पीली पड़ चुकी उंगलियों ने उसके लाल जोड़े के कोने को कसकर भींच रखा था। उसकी पोरें हल्की सफेद पड़ रही थीं। उसका दिमाग एक उलझा हुआ बवंडर बना हुआ था। कल तक वह सड़क पर फ्लैटब्रेड खरीदने वाली एक अजनबी थी। आज वह अचानक ही इस आदमी की पत्नी बन चुकी थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, पान जिनलियान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके पेट में अचानक जोरों से मरोड़ उठी। मितली की एक बेकाबू लहर उसके भीतर उमड़ पड़ी और उसने अनजाने में ही अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसमें आपकी तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। तभी आपके दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी और सिस्टम पैनल पर एक चौंकाने वाला नोटिफिकेशन उभर आया। पान जिनलियान की तरफ से घृणा के 3 पॉइंट्स मिले। प्रॉम्प्ट देखते ही आप अपनी जगह पर ठिठक गए और एक पल के लिए सन्न रह गए। आपने हल्का सा अपनी भौहें उठाईं और मन ही मन तेजी से हिसाब लगाने लगे। भले ही आपका चेहरा बेहद बदसूरत था, फिर भी कोई आम राहगीर ज्यादा से ज्यादा एक अजीब नजर डालता और उसके भीतर ऐसी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन पान जिनलियान अलग थी। वह अब आपकी कानूनी रूप से ब्याही हुई पत्नी थी, जिसे आपके साथ हर दिन और हर रात गुजारनी थी। आपके रूप रंग के प्रति उसकी नफरत जाहिर है कि अनगिनत गुना बढ़ जाती। आप तुरंत हकीकत की दुनिया में लौट आए। आपके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। यह एक अनचाहा और सुहाना सरप्राइज था। आपके दिमाग में अनचाहे ही एक ख्याल कौंध गया, एक ही छत के नीचे रोज रहना। अगर वह हर सिंगल डे आपके प्रति ऐसा ही महसूस करती रही, तो क्या आप घर पर ही रहकर बिना बाहर जाए लगातार इमोशन पॉइंट्स हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे? लेकिन जैसे ही वह ख्याल मन में आया, मूल कहानी का वह दृश्य आपके जहन में तैर गया जहां आपके सातों छेदों से खून बह रहा था और आप जमीन पर ढेर हो गए थे। यह सोचकर कि भविष्य में वह न सिर्फ शीमेन के साथ अवैध संबंध बनाएगी और आपको धोखा देगी, बल्कि अपने हाथों से आपको जहर भी खिलाएगी। आपके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और आपके दिल में विरोध की एक तेज लहर उठ खड़ी हुई। लाल मोमबत्तियां आधी जल चुकी थीं। कांसे के दान पर पिघला हुआ मोम परतों की शक्ल में टपक रहा था। सुहागरात के सारे रोमानी अरमान एक ही पल में हवा हो गए। शादी की सारी खुशियां पूरी तरह काफूर हो चुकी थी। शादी की खुशी का नामो निशान नहीं था और उसे मजबूर करने का कोई इरादा भी नहीं था। आपने बस पास ही रखा बिस्तर उठाया, मुड़े और दरवाजा खोलकर अकेले नीचे उतर आए ताकि बगल वाले कमरे में सो सकें। दिन एक एक करके गुजरते गए। आप हमेशा अपनी हद में रहे। पान जिनलियान के साथ कभी अपनी सीमाएं पार नहीं की और न ही उसे जरा सा भी छुआ। आपकी इस दुर्लभ शालीनता के कारण उसकी शुरुआती नफरत और सतर्कता धीरे धीरे पिघलने लगी। रात गहरी और घनी थी। रसोई घर में रखा तेल का दिया एक हल्की पीली रोशनी बिखेर रहा था।
आप बिना कमीज के चूल्हे के पास काम कर रहे थे। आपके हाथों में गूंथा हुआ आटा बोर्ड पर एक तेज आवाज के साथ थप थप पड़ रहा था। तवे पर रखा फ्लैट ब्रेड तेल में छनछना रहा था। कुरकुरी सौंधी खुशबू गोश्त की महक के साथ मिल रही थी। पूरा कमरा महक उठा था। तभी पान जिनलियान दबे पांव कुछ लेने नीचे उतरी। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे तक पहुंची, उसकी नजर आप पर पड़ी जो बिना कमीज के थे। वह अपने कदमों पर तुरंत रुक गई। उसके कान लाल टमाटर की तरह चमक उठे। उसका चेहरा झेंप और शर्मिंदगी से भर गया। वह अनचाहे ही पीछे हटना चाहती थी, लेकिन फ्लैटब्रेड की वह मोहक महक बार बार उसकी नाक में आ रही थी। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अपने कदमों को धीमा करने से खुद को रोक नहीं पाई। दबे पांव चूल्हे की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार वह तो बस मैडम झांगे के लिए फ्लैटब्रेड लाने का काम करती थी, और उसने खुद कभी इसे चखा नहीं था। यह वही लजीज चीज थी जिसकी पड़ोसी इतनी तारीफ करते थे। चूल्हे के पास खड़ी बेचैन पान जिनलियान को देखकर आपने मजाकिया अंदाज में एक गर्मा गर्म सुनहरा भूरा कुरकुरा फ्लैट ब्रेड उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुस्कुराते हुए उससे कहा, इसे चक्कर देखो, यह अभी अभी तवे से उतरा है। गर्मा गर्म ही इसका असली स्वाद आता है। पान जिनलियान की उंगलियों के पोर हल्के से मुड़ गए। उसकी आंखों में झिझक की एक झलक थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने सावधानी से हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसने अपने हाथ में पकड़े साधारण से दिखने वाले फ्लैट ब्रेड को नीचे देखा। उसके लाल होंठ हल्के से खुले और उसने एक छोटा सा बाइट लिया। दांतों के बीच कुरकुरी पपड़ी की एक हल्की सी क्रंची आवाज गूंजी। गोश्त का मसालेदार रस पल भर में उसकी जुबान पर पिघल गया। उसकी शर्मीली हसीन आंखें अचानक फैल गईं। उसकी पुतलियां हल्की सी चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर साफ तौर पर हैरानी लिखी थी। वह अपने हाथ में पकड़े उस साधारण से दिखने वाले फ्लैट ब्रेड को टकटकी लगाकर देखने लगी, यह सोचकर कि घर का बना यह आम खाना खाने में इतना खुशबूदार और जायकेदार कैसे हो सकता है। उसकी महक ने उसके पूरे मुंह को भर दिया था। पान जिनलियान की तरफ से हैरानी के 3 पॉइंट्स मिले। सिस्टम का नोटिफिकेशन बजते ही उसने अपनी नम और सहमी हुई आंखों से ऊपर देखा, आप पर एक नजर डाली और फिर तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। वह छोटे छोटे बाइट्स लेकर मजे से खाने लगी, यह बेखबर कि उसके होंठ के कोने पर कुछ टुकड़े चिपक गए हैं। आपने फौरन दूसरा फ्लैट ब्रेड उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। आपकी आंखों में एक मुस्कुराता हुआ भाव था। उसकी नजरें अनजाने ही आपके छोटे, गठीले और मजबूत सांवले शरीर पर टिक गईं। वह अभी भी अपनी उंगलियों में आधा फ्लैट ब्रेड दबाए हुए थी। उसका दिल असीम आश्चर्य से भर गया था। इतनी छोटी और अनाड़ी दिखने वाली काया ऐसे गजब के लजीज पकवान बनाने वाले हुनरमंद हाथ छिपाए बैठी थी। यह सोचते हुए वह खुद को रोक नहीं पाई, और उसके दिल में आपके लिए एक नया सम्मान जाग उठा। वह चेहरा जिसे वह पहले बदसूरत मानती थी, अब थोड़ा और सहने योग्य लगने लगा था। लेकिन आपके चेहरे को 2 सेकंड तक घूरने के बाद बेचैनी का वह जाना पहचाना एहसास फिर से लौट आया, और उसने हड़बड़ाकर तुरंत अपनी आंखें फेर ली। पान जिनलियान की तरफ से मिला नया सम्मान 2 पॉइंट्स। प्रॉम्प्ट को देखकर आपने अपनी एक भौं उचकाई। आपके होठों पर एक छिपी हुई मुस्कान तैर गई। किसने सोचा था कि महज 2 ताजा गर्मा गर्म फ्लैट ब्रेड थमाने से न सिर्फ उसके मन में आपके प्रति नजरिया बदलेगा, बल्कि आपको इमोशन पॉइंट्स का एक और सेट भी आसानी से मिल जाएगा। आपका फ्लैट ब्रेड का बिजनेस और मशहूर हो गया, जिससे बम्पर कमाई होने लगी। हर दिन अपनी टोकरियों को पूरी तरह बिकते और मेज पर तांबे के सिक्कों के ढेर लगते देख उसके दिल में जबरन शादी को लेकर जो डर और घबराहट बैठी थी, वह ज्यादातर गायब हो चुकी थी। उसने खुद आगे बढ़कर काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसके दिल में भले ही यह आदमी शक्ल से बदसूरत था, लेकिन वह एक मेहनती, सुलझा हुआ और संजीदा इंसान था, जो पैसे कमाने की काबिलियत रखने वाला एक भरोसेमंद मर्द था। जल्द ही आपने सड़क की तरफ खुलने वाले आंगन के दरवाजे को दुरुस्त किया। उस पर वो डेलोंग के फ्लैट ब्रेड का एक लकड़ी का बोर्ड टंगा दिया और एक पक्की दुकान खोल ली। जिस पल पान जिनलियान दुकान में खड़ी होती, उसकी कातिलाना खूबसूरती दुकान का सबसे आकर्षक और जीता जागता विज्ञापन बन जाती थी। हर दिन लोग दुकान के अंदर बाहर आते जाते और ग्राहकों का तांता लगा रहता। फ्लैट ब्रेड की रोजाना की बिक्री उन दिनों से दोगुनी हो गई, जब आप गलियों में घूम घूम कर बेचा करते थे। दुकान का बिजनेस तो आसमान छू रहा था, लेकिन ठीक तिरछी दिशा में बने चायखाने के गेट पर ग्रैनी वांग के हाथ में आधे अधूरे तरबूज के बीजों मुट्ठी थी। उसकी वे शातिर तिकोनी आंखें दुकान पर व्यस्त पान जिनलियान पर गड़ी हुई थीं, और वह रुक रुक कर अपने मन में कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आंखों में कोई चालबाजी चमक रही थी, और वह साफ तौर पर अपने दिमाग में कोई घटिया और गुप्त साजिश पका रही थी। सड़क के उस पार आपने ग्रैनी वांग के उस घिनौने चेहरे को देखा। बेलन पर आपकी पकड़ अनजाने ही कस गई। आपकी पोरें सफेद पड़ गईं, और आपका दिल चाहा कि अभी दौड़कर जाकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दें। लेकिन जैसे ही यह ख्याल आया, आपने खुद को जबरन रोक लिया। बदकिस्मती से आपकी ताकत उस वक्त कम थी। बिना सोचे समझे कदम उठाने से पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता। आखिरकार आपको अपने गुस्से को घूंट पीकर ही दबाना पड़ा। आपके दिमाग में अचानक खतरे की घंटियां बज उठीं। ग्रैनी वांग की नजरें पहले ही पान जिनलियान पर टिक चुकी थीं, जिसका मतलब था कि वह शख्स जो काउंटी को पहचानता था और जिसने पिछले शरीर की जिंदगी तबाह कर दी थी।
शीमेन चिंग बहुत जल्द प्रकट होने वाला था। संकट की एक जबरदस्त लहर ने आपको घेर लिया, जिससे इमोशन पॉइंट्स की आपकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई। आपने अपने शरीर की तरफ देखा, वह छोटा और ठगना बदन जिसके पास लड़ने की जीरो काबिलियत थी, और अपने इस निहायत कमजोर कॉम्बैट पावर के साथ हिसाब लगाया। अगर वाकई आपका सामना शीमेन चिंग से हो जाता, जिसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी और जिसके पास गुर्गों की एक फौज थी, तो आपके पास मुंहतोड़ जवाब देने का कोई रास्ता नहीं होता। आप पूरी तरह उसके रहमो करम पर होते। आपकी भ्रिकुटी तन गई और आपके दांत आपस में पिसने लगे। अपने दिमाग में सिस्टम के एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए आपने उसी पल एक पक्का फैसला ले लिया। भविष्य के सभी बांटने योग्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स को संविधान और ताकत को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। एक भी पॉइंट कहीं और बर्बाद नहीं किया जाएगा। दिन गुजरते गए और जैसे जैसे आप एट्रीब्यूट पॉइंट्स लगाते गए, आपके शरीर का गठन और ताकत आसमान छूने लगे। आपका वह छोटा और गोल मटोल शरीर धीरे धीरे दुबले, मजबूत और कड़े स्नायुओं में ढलने लगा। आटे का वह टब जिसे उठाने में कभी पसीना छूट जाता था, अब एक हाथ से आसानी से उठाया जा सकता था। आपकी लड़ने की ताकत उस पिछले दयनीय कमजोर इंसान के मुकाबले अब बिल्कुल एक अलग ही दास्तान बन चुकी थी। सड़क पर फेरी लगाने का फायदा उठाते हुए आपकी मुलाकात एक नौजवान से होती है, जो मूल कहानी में वू डेलोंग के काफी करीब था और अपनी ईमानदारी तथा नेकदिली के लिए जाना जाता था। जब वह गुआकू पेपड़ खरीद रहा था, आपने मौका पाकर उसे दुकान पर हाथ बटाने का न्योता दे दिया, ताकि अब सुबह सवेरे निकलकर देर रात तक लौटने और धूप छांव झेलने की जरूरत न पड़े। नैन हैरान भी था और खुश भी, और उसने एक ही बार में नौकरी स्वीकार कर ली। वह अगले दिन सुबह जल्दी आ गया और बड़ी फुर्ती से काम में जुट गया, बेहद मेहनती और काम में पक्का। दिन ब दिन बिजनेस चमक उठा। रोजाना का मुनाफा 500 ग्वान से पार निकल गया, जो यांगू काउंटी के आम लोगों की कल्पना से भी बहुत परे था। मुनाफे के पैसों से आपने कारीगरों को बुलवाकर दुकान की मरम्मत करवाई और उसे सजाए बिजनेस के दायरे को बढ़ाया। शाओमाई और अंडे के पैनकेक जैसी नई चीजें शुरू की, जिससे दुकान की लोकप्रियता में धमाका हो गया। इमोशन पॉइंट जमा होने की रफ्तार पहले से कई गुना तेज हो गई। आपने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स ताकत में झोंकना जारी रखा। आपकी कॉम्बैट पावर बढ़कर आखिरकार लेवल 288 पर पहुंच गई, और इस सबका गवाह बना धनी झांग परिवार की विशाल हवेली के भीतर रहने वाला झांग हवेली का मास्टर झांग। मास्टर झांग नाशपाती की लकड़ी की लाउंज चेयर पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में रखी चाय ठंडी हो चुकी थी। जब से पान जिनलियान को उनकी खूंखार बीवी ने बाहर निकाला था, उन्होंने तब से एक घूंट भी नहीं पिया था। वह हर दिन इसी तरह आंगन में बैठे रहते, जैसे उनकी आत्मा ही कुचल गई हो। उन्होंने सब हिसाब लगा रखा था, यह उम्मीद करते हुए कि पान जिनलियान के वू डेलोंग से ब्याहने के बाद वह हर दिन रूखा सूखा खाएगी, तकलीफें और संघर्ष झेलेगी, यहां तक कि तंग आकर अपने फैसले पर पछताएगी और आखिरकार गिड़गिड़ाते हुए उनके पास वापस लौट आएगी। लेकिन तभी एक नौकर दरवाजे से भागता हुआ अंदर आया। मास्टर, वू डेलोंग की पैनकेक की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरी गली में उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, और पान जिनलियान के साथ उसकी जिंदगी बेहद शानदार गुजर रही है। यह सुनते ही मास्टर झांग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उनके हाथ में रखा प्याला फर्श पर आ गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने अपने दांत भींचे, जलन उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगी। उन्होंने लाउंज चेयर के हत्थे पर जोर से हाथ मारा और गुस्से से फटने को हो गए। लेकिन जैसे ही वह खड़े हुए, उन्होंने अंदरूनी आंगन से अपनी बीवी की चीखने की तीखी आवाज सुनी, और वह पल भर में किसी पिचक हुए गुब्बारे की तरह बैठ गए। वह वापस धड़ाम से नीचे बैठ गए, लेकिन जलन की आग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दांत पीसते हुए उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और हवेली के 7-8 हट्टे कट्टे गुर्गों को फौरन बुलवा लिया। जिशा स्ट्रीट जाओ और वू डेलोंग की पैनकेक की दुकान को चकनाचूर कर डालो। जी भरकर तबाही मचाओ, क्योंकि तुम जितनी मर्जी चाहो तबाही मचाओ। उसके सारे परिणामों की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। वह यह नहीं जानता था कि इस वक्त आपकी दुकान के अंदर सिस्टम पैनल आपकी आंखों के सामने तैर रहा था। कॉम्बैट पावर का नंबर साफ तौर पर लेवल 280 पर फिक्स था। आपने अपनी मुट्ठियां भींची, आपकी पोरें चटक उठीं, और गर्म शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर आपके शरीर के हर अंग और नस में दौड़ गई। ताकत के इस अभूतपूर्व सैलाब ने आपको सुरक्षा और आत्मविश्वास का एक ऐसा एहसास कराया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आपकी अक्ल पूरी तरह ठिकाने पर थी। ग्रेट सॉन्ग साम्राज्य अराजकता से भरा हुआ था, और फलती फूलती दुकान हमेशा जलने वाली नजरों को खींच ही लेती है। अगर तुम्हारा कोई गॉडफादर नहीं है, तो खुद ही अपने सबसे मजबूत गॉडफादर बन जाओ। दोपहर की धूप आग बरसा रही थी। पैनकेक की दुकान में तेल का धुआं उठ रहा था। आप चूल्हे के पास खड़े थे। पैनकेक पलट और उछाल रहे थे। पसीने की बूंदें आपके गालों पर फिसल रही थीं। काम की भागदौड़ में आप पसीने से तरबतर थे। और ठीक दुकान के सामने वाली गली के कोने पर छोटे कोट पहने हुए 4 आदमी, जिनकी कमर में छोटे डंडे खोसे हुए थे, वे वही नौकर थे जिन्हें भेजा गया था, जो छुपकर झुंड बनाए खड़े थे, सिर से सिर सटाकर फुसफुसा रहे थे और दबी आवाज में साजिश रच रहे थे। जब आप एक ताजे पैनकेक पर सॉस लगा रहे थे, तो आपकी आंख के कोने ने कोई हलचल देख ली।
ऊपर देखने पर आपने देखा कि चारों गुंडे पर्दा हटाकर गालियां बकते हुए पूरी बौखलाहट के साथ दुकान के अंदर आ धमके। घुसते ही उन्होंने एक जोरदार धमाके के साथ मेजों पर हाथ पटका और उनकी इस अंधाधुंध आक्रामकता को देखकर आप तुरंत समझ गए कि ये लोग यहाँ किसी दोस्ताना मुलाकात के लिए नहीं आए हैं। लेकिन आपका स्पैटुला एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। आपने पलक तक नहीं झपकाई अपनी मौजूदा लेवल 288 की कॉम्बैट पावर के साथ। ये छोटे मोटे छोकरे जो सिर्फ दूसरों को धमकाना जानते हैं, अगर 10 और भी आ जाते तो भी उनसे डरने की कोई बात नहीं थी। चारों गुंडों ने भरी हुई दुकान पर नजर दौड़ाई और सबसे प्रमुख खिड़की वाली मेज पर जा बैठे अपनी कर्कश आवाजों में चिल्लाने लगे। जैसे ही वे चारों बैठते हैं, वे आपस में आंखें मिलाते हैं और अपनी चाल चलने की तैयारी करते हैं। पेट भरने के बाद वे गंदे खाने का बहाना बनाएंगे ताकि मेजों को पलट सकें और दुकान को तहस नहस कर सकें, इस फलते फूलते बिजनेस को खंडहर में बदल दें। लेकिन कौन जानता था कि वह सुनहरा कुरकुरा पैनकेक, जिसके अंदर अंडा और लजीज मसालेदार सॉस लपेटा गया था, जैसे ही मेज पर परोसा जाएगा, वह पहला बाइट लेते ही चारों गुंडे सन्न रह जाते हैं। सौंधी महक और मसालेदार गोश्त का स्वाद उनके मुंह में फूट पड़ता है। उनकी आंखें एक झटके में फैल जाती हैं। दुकान तोड़ने की वे तमाम योजनाएं और कमियां निकालने की साजिशें एक झटके में हवा हो गई थीं। वे अपने सिर झुकाकर खाना गटकने लगे। पलक झपकते ही चारों सर्विंग्स गायब हो गईं। उन्होंने प्लेटों से हरे प्याज का एक एक रेशा तक चाट लिया और खत्म होने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। जल्दी करो दुकानदार, हम चारों को 4-4 पैनकेक और चाहिए। आखिर में वे चारों अपने फूले हुए पेट सहलाते नजर आते हैं। मेज की दरारों में गिरे छोटे छोटे टुकड़े तक एक एक करके चुने गए और मुंह में ठूंस लिए गए। एक रत्ती भी बर्बाद नहीं हुआ। पेट भरकर संतुष्ट हुए वे चारों हट्टे कट्टे मर्द लंबी लकड़ी की बेंचों पर आड़े तिरछे पसर गए। उनके पेट गोल और कड़े हो चुके थे। उनके होठों के कोनों पर अभी भी टुकड़े चिपके हुए थे। उनके चेहरे पूरी तरह से शुद्ध और बेहिसाब आनंद से रंगे हुए थे। उनके डकारों में भी पैनकेक की सौंधी महक आ रही थी। मास्टर झांग की तरफ से दुकान को तहस नहस करने का जो मिशन था, वह उनके दिमाग से पूरी तरह धुल चुका था। कुछ पलों बाद उनके सरदार की नजर सड़क के उस पार वाली गली पर पड़ी। वह अचानक चौंक कर जाग उठा और उसे आखिरकार याद आ गया कि उनके आने का असली मकसद क्या था। उन्होंने आपस में आंखें चार कीं। उनके चेहरों से संतुष्टि एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह झेप और शर्मिंदगी की एक लहर ने ले ली। उन्होंने एक दूसरे को आंख मारी और इशारे किए ताकि हंगामा करने के लिए कोई वजह जबरन ढूंढ सकें। लेकिन वे तो अभी अभी प्लेटें चाट कर चुके थे। कुरकुरी पपड़ी से लेकर अंदर के मसालेदार सॉस तक, वहां एक भी कमी निकालने की गुंजाइश नहीं थी। झगड़ा शुरू करने का कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था। बेचारा गहरी सांस छोड़ता है। वह खुद को मजबूर करके हाथ उठाता है और पुकार लगाता है। आपने अपने हाथों से आटा झाड़ा और आगे बढ़कर शांत स्वर में जवाब दिया, एक खास मेहमान के लिए कुल 8 पैनकेक 81। कीमत सुनकर सनकर वह सरदार, जो अभी भी असमंजस में था कि मास्टर झांग को क्या रिपोर्ट दे, उसकी आंखें अचानक फैल गईं और उसके भीतर खुशी की एक बेकाबू लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। वह तो दुकान उजाड़ने के लिए किसी बहाने की तलाश में था और यहाँ सोने की थाली में सजाकर एकदम सही बहाना मिल गया था। उसने तुरंत एक जोरदार धमाके के साथ लकड़ी की मेज पर अपना हाथ जोर से पटका। बाकी दुकानें एक पैनकेक के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना लेती हैं? इस सड़े हुए खोखे की यह मजाल कि मुझसे 81 ले। लड़कों, इसके साथ ज्यादा बकवास मत करो। इस टेढ़े मेढ़े खोखे को मलबे में मिला दो, इससे पहले कि उसके शब्द पूरी तरह उसके मुंह से बाहर निकलते। उन आदमियों के चेहरे एक पल में बदल गए। उन्होंने लंबी बेंचें, मेज के पाए और कमर में खोसे छोटे डंडे उठाए और मेजें पलटने के लिए तैयार होकर मौके पर ही दुकान को खंडहर बनाने के लिए झपट पड़े। यह विस्फोटक तनाव देखकर ग्राहक दहशत में आ गए और चीखने चिल्लाने लगे। वे पर्दे चीरकर बाहर भाग खड़े हुए। एक ही पल में दुकान का ज्यादातर हिस्सा खाली हो चुका था। भागने वाले ग्राहक ज्यादा दूर नहीं गए। वे सड़क के उस पार जमा हो गए और अंदर झांकने के लिए दरवाजों के चौखटों से चिपक गए। उनमें से हर एक शख्स डरा हुआ था और आपके लिए उनके माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। आखिरकार ये चारों गुंडे हट्टे कट्टे और चौड़े कंधों वाले थे। आसमान छूते ऐसे कद्दावर जो लोहे के 4 खंभों की तरह वहां खड़े थे। दूसरी तरफ आपको 3 इंच के बौने और छाल खाने वाले के रूप में जाना जाता था, जिनका कद काठी बहुत छोटी और हल्की थी। दूसरों की नजरों में आप शायद उंगलियों पर उचकर भी उनके पेट तक नहीं पहुंच सकते थे। वापस लड़ना तो दूर की बात थी। काउंटर के पीछे पान जिनलियान जैसी औरत ने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी थी। वह बुरी तरह सहमी हुई थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका प्यारा चेहरा एकदम भूतिया सफेद हो गया था। उसके हाथ में मौजूद बहीखाता धड़ाम से काउंटर पर आ गिरा। वह अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी रही, पूरी तरह बेबस। तनाव के इस नाजुक पल में एक लफ्ज भी उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। भाई नैन, जो पास में ही आटा गूंथ रहा था, आटे से सने हाथों के साथ यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने दांत भींचे और आगे बढ़कर मजबूती से आपकी ढाल बन गया। उसने चारों गुंडों पर कड़कते हुए दहाड़ लगाई। अगर चीजें महंगी हैं तो मत खाओ। बिना किसी वजह के दुकान तोड़ने की कौन सी बदतमीजी है? वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उसकी चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बड़बड़ाने लगे।
उन्होंने अपनी लंबी बेंचें उठाईं और काउंटर तथा चूल्हे की तरफ जोर से झोंक दी। इरादा सब कुछ तबाह कर देने का था। यह देखकर बिना एक सेकंड सोचे भाई नैन उन्हें रोकने के लिए आगे झपटा, लेकिन सरदार ने अपना हाथ उठाया और उसकी छाती पर जोरदार धक्का दे दिया। उसका संतुलन तुरंत बिगड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हवा में उड़ गया। उसकी पीठ एक मेज के कोने पर जोर से टकराई और उसके बाद वह ठंडे फर्श पर धड़ाम से आ गिरा। वह काफी देर तक उठ नहीं पाया। भाई नैन को बेसुध पड़ा देख आपकी आंखें अचानक गहरी हो गई। आपने पहले उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर आगे बढ़कर उन चारों गुंडों के सामने डटकर खड़े हो गए। आपने उन पर दहाड़ लगाई। मैं शुरू में ही साफ कर देता हूं, आज जो कुछ भी टूटेगा उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। खाने का दाम और चोटों के इलाज का खर्च एक चवन्नी भी कम नहीं होगी। काउंटर के पीछे खड़ी पान जिनलियान आपको उन खूंखार गुंडों का सामना करते देख खौफ से कांप उठी। उसने आपकी बाह को कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह कांपने लगी। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, हम पैसों को भूल जाते हैं। अगर वे दुकान तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने दें, बस उनसे पंगा मत लो प्लीज। उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने मत दो। फिर्क से भरी उसकी बातें सुनकर और उसके पीले पड़े मासूम चेहरे को देखकर आपके दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। आपने उसे ढांढस बंधाने के लिए उसके हाथ के पिछले से पर प्यार से थपथ पाया। एक आश्वस्त और पक्की मुस्कान के साथ मुड़े और उससे नरमी से कहा, डरो मत मेरी जान, ये कुछ छुटभइये मेरे सामने कुछ नहीं है। आपकी इस अकड़ से चिढ़कर वह गुंडा गुस्से से पागल हो उठा और उसने आप पर अचानक एक लात जड़ दी। किसी हलाल होते सुअर जैसी चीख गूंज उठी। वह गुंडा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। पता यह चला कि आपने उसका पैर हवा में ही दबोच लिया था और आपकी पकड़ लोहे की शिकंजे जैसी थी। आपने इतनी जोर से दबाया कि उसका टखना टूटने के करीब पहुंच गया। इसे घूर रहे हो, पकड़ो इसे। बाकी तीनों ने एक साथ मिलकर धावा बोल दिया और जैसा कि तय था चंद सेकंडों में वे सबके सब धूल चटा दिए गए और पीट डाले गए। फिर भी आप पर एक खरोंच तक नहीं आई। गिरे हुए आदमियों के बीच आप ऐसे खड़े थे जैसे युद्ध के कोई देवता हो। इस दृश्य ने बाहर खड़े भीड़ को पूरी तरह अवाक छोड़ दिया। पान जिनलियान ने सदमे से अपना मुंह भींच लिया। उसका दिल अविश्वास से धड़क रहा था। क्या वाकई मेरे डेलोंग को मार्शल आर्ट्स आती है? जमीन पर पड़े आदमियों में से एक उठ खड़ा हुआ, यह मानने से इनकार करते हुए कि आप इतने ताकतवर थे। उसने एक बार फिर आप पर हमला बोल दिया। पिछली बार तो तुक्का था, लेकिन इससे पहले कि वह आपके पास पहुंच पाता आपने उसे लात मारकर कमरे के पार उड़ा दिया, जहां वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। आपको उन चारों की तरफ बढ़ते देख उनके चेहरे एक पल में सफेद पड़ गए। वे घुटनों पर बैठ गए और बार बार गिड़गिड़ाने लगे, भाई वो हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मेज और खाने का कुल मिलाकर 151 हुआ। डेलोंग तुम्हें वाकई कुंग फू आता है। आपस में पैसे जोड़कर थमाने के बाद जब वे चले गए तो भीड़ ने आपके लिए तालियों और जयकारों की बौछार कर दी। आपके हुनर उनकी समझ से परे थे और तमाशाइयों से पूछने पर ही आपको पता चला कि वे लोग मास्टर झांग की हवेली से आए थे। उस सूरत में अब आप पूरी तरह समझ चुके थे। यह जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि पान जिनलियान ने आपसे शादी कर ली थी और साथ ही आपका बिजनेस इन दिनों आसमान छू रहा था। इस बात ने मास्टर झांग को बेचैन कर दिया होगा। यही वजह है कि उन्होंने ऐसी घटिया चाल चली। इस वक्त पान जिनलियान आपको हैरानी से देखती है। डेलोंग तुम्हें सचमुच मार्शल आर्ट्स आती है। उसे महसूस होता है कि अब वह आपको समझ नहीं पा रही है। लगता है तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के पास होती ही नहीं। दूसरी तरफ मास्टर झांग अपने घर में आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और अपने आदमियों की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि उनके नौकर दयनीय हालत में वापस लौटेंगे। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह ठगना वू डेलोंग असल में कुंग फू जानता है और यह एहसास होते ही कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है उनके होश उड़ जाते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा और कोई मारा गया तो संभालना मुसीबत बन जाएगा। इसलिए वह अपने नौकरों को फिलहाल गड़बड़ी बंद करने का हुक्म देता है। इस घटना के बाद आपकी दुकान पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। कारोबार हमेशा की तरह चालू रहा। उस शाम पान जिनलियान ने बड़े जोश के साथ आपसे कहा, डेलोंग हम हर दिन 1 से 2,000 का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। यह आमदनी वाकई होश उड़ा देने वाली है, किसी आम इंसान की 2 महीने की कमाई के बराबर। आप पान जिनलियान को देखते हैं, उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा है। यह सोचते हुए कि वह इन दिनों कितनी मेहनत कर रही है, वह पक्का थक गई होगी। खुद को रोके बिना आप उसके कंधे दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक अचानक सी झुनझुनी का एहसास होता है। पान जिनलियान का चेहरा लाल हो उठता है। वह सोचती है, आखिर कब से कोई पति अपनी पत्नी के कंधे दबाने लगा। इसलिए वह मुड़ जाती है और बदले में आपके कंधे दबाना चाहती है, क्योंकि उसके मन में कोई पुरानी दबी हुई रूढ़िवादी सोच नहीं है। आप पीछे नहीं हटते और उसके कंधे दबाते हुए आपको महसूस होता है कि उसके कंधे कितने मुलायम हैं। पहले तो आप इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन पान जिनलियान के कान और गर्दन धीरे धीरे गहरे लाल रंग में रंग जाते हैं। वह धीरे से अपना सिर घुमाती हैं। आप उसके खूबसूरत लाल होठों को एकटक देखते रहते हैं। आप मुश्किल से अपनी लार गटकते हैं। शुरुआत में पान जिनलियान को लगता है कि वह अपना आपा खो रही है, लेकिन आपकी दीवानी नजरों को देखकर वह हल्का सा खिलखिला देती हैं। आखिरकार पान जिनलियान आपको थोड़ा आराम करने के लिए कहती है।
वह कहती है कि बाकी का काम वह संभाल लेगी। आपके कमरे में लौटने के थोड़ी ही देर बाद दूसरी मंजिल से पानी के छप छप की आवाजें आने लगती हैं। आप समझ जाते हैं कि पान जिनलियान नहा रही है। अब जब आपका जिस्म सुधर चुका है तो आपकी देखने और सुनने की ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। ये हल्की आवाजें आपको थोड़ा बेचैन करती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी वह वक्त नहीं आया है। आप अनसुना करने का नाटक करके खुद को सोने के लिए मजबूर करते हैं। अगली सुबह जैसे ही आप काम खत्म करते हैं, ग्रैनी वांग चलकर आती हैं। वह गपशप करने के लिए पान जिनलियान को एक तरफ खींचती है। आप सब कुछ देखते हैं लेकिन उसे रोकते नहीं। आखिरकार आपके अलावा वह किसी और को जानती भी तो नहीं। बातचीत करने और बोरियत मिटाने के लिए किसी का होना बुरी बात नहीं है। इसके अलावा जैसी आपकी हालत है, आप कहानी का रुख मोड़ने के प्रति आश्वस्त हैं। दिन में जब उसे फुर्सत मिलती है, ग्रैनी वांग चाय पर पान जिनलियान को बुलाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह क्या खिचड़ी पका रही है, लेकिन यह सोचते हुए कि पान जिनलियान पूरा दिन घर में रहती है, थोड़ा टहलने निकलना बुरा नहीं है। इसके अलावा शीमिन चिंग का अभी कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है। इस बीच ग्रैनी वांग की दुकान में वह अचानक पान जिनलियान से पूछती है, जिनलियान, तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो ना? अपनी उम्र के हिसाब से 23। यह सुनकर ग्रैनी वांग अपनी जीभ चटकाती है और सिर हिलाती है, जिससे पान जिनलियान पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। क्या बात है, कितनी अफसोस की बात है। अफसोस कि तुमने वो डेलोंग से शादी कर ली। तुम जैसी हसीन लड़की को तो किसी अमीर रईसजादे से ब्याह करना चाहिए था। ग्रैनी वांग, ऐसी बातें मत कीजिए। भले ही वह कद में छोटे हैं, लेकिन वह एक अच्छे इंसान हैं। वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आते हैं। मुझे इसमें कोई अफसोस नजर नहीं आता। ग्रैनी वांग बस मुस्कुरा देती हैं। हम दोनों औरतें ही तो हैं। भला मैं तुम्हारी गुप्त बातें क्यों नहीं समझूंगी? फिर भी वो डेलोंग सचमुच तुम्हारे लायक नहीं है। पान जिनलियान एक संस्कारी लड़की है। चूंकि हाल ही में आप दोनों के रिश्ते सुधरे हैं, इसलिए वह तुरंत आपके समर्थन में बोल उठती हैं। बात पूरी करने के बाद वह जाने के लिए खड़ी हो जाती है। ग्रैनी वांग जल्दी से अपने मुंह पर थप्पड़ मारने का नाटक करती है। जिनलियान, यह सब मेरी इस बड़बोली जबान की खता है। अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहूंगी। प्लीज बुरा मत मानो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। अगर इन चंद बातों से पान जिनलियान नाराज हो जाती तो क्या वह अपनी कमाई का जरिया नहीं काट लेती? वह तुरंत पान जिनलियान का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन आंटी तो यह भांप सकती हैं कि तुम अभी तक कुंवारी हो। यह कैसे मुमकिन है कि शादी को 1 महीना हो गया और अभी तक सुहागरात नहीं मनाई? पान जिनलियान का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो जाता है। मैं बहुत पहले से कुंवारी नहीं रही। यह कहने के बाद वह हड़बड़ाकर ग्रैनी वांग के घर से निकल जाती है। इस घटना के बाद पान जिनलियान ग्रैनी वांग के यहाँ दोबारा जाने का इरादा नहीं करती। यहाँ तक कि पान जिनलियान खुद भी यह नहीं बता सकती कि वो डेलोंग के प्रति उसकी भावनाएं कब बदलने लगी थीं। आप उसके प्रति आदर भाव रखते हैं और दयालु हैं। वह धीरे धीरे आपकी तारीफ करने लगती है, और इस तरह उसने धीरे धीरे आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब आप दुकान में व्यस्त होते हैं तो वे गुंडे जो कभी हंगामा करने आए थे, वास्तव में फिर से प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर पान जिनलियान घबराकर आपके पीछे छिप जाती है और आपको सावधान रहने की चेतावनी देती है। आप देखते हैं कि वे इस बार पंगा लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं, इसलिए आपको डर नहीं लगता। गुंडों का सरदार एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ आपकी तरफ देखता है। दुकानदार वो, हम यहाँ हंगामा करने नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए हो? आपके पैनकेक वाकई भुलाए नहीं भूलते। आपका खाना खाने के बाद वे तब से इसकी लालसा कर रहे थे, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से वे वापस आने में झिझक रहे थे। आज मास्टर जिनलियान ने इत्तेफाक से उन्हें आसपास ही किराया वसूलने के लिए भेजा था, यह सोचते हुए कि वे तो महज नौकर हैं जो अपने मालिक के हुक्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी झेप छोड़कर सिर्फ खाने आने का फैसला किया। आप उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। आखिरकार मेहमान तो मेहमान होता है। बिजनेस को लौटाने की कोई वजह नहीं बनती। वे चारों मिलकर 8 पैनकेक गटक जाते हैं। वे कुछ और पैक करवाते हैं और संतुष्ट होकर निकल जाते हैं। शाम तक पान जिनलियान एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ पैसे गिन रही होती हैं, यह सोचते हुए कि ऐसे पति के साथ जो पैसे कमाना जानता है उसका आगे का जीवन बेहद शानदार बीतेगा। वह कभी थोड़ी नाराजगी रखती थी, लेकिन अब वह बस आपके नक्शेकदम पर चलकर ही खुश है। इसी ख्याल के साथ पान जिनलियान को याद आता है कि आज आप काफी थक गए होंगे। आप पूरे दिन बमुश्किल ही आराम कर पाए हैं। वह आपके लिए पानी का कटोरा लाने का फैसला करती हैं। इस बीच आप अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ाने में व्यस्त हैं। अब आप एक हाथ से 500 काठी का भारी पत्थर आसानी से उछाल सकते हैं। पानी लाते वक्त पान जिनलियान इस नजारे को देख लेती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या यह वाकई वही डेलोंग है जिसे वह जानती थी? इस बीच आप अपनी आसमान छूती ताकत के आनंद में पूरी तरह डूबे हुए हैं और अपने पीछे खड़ी हैरान परेशान पान जिनलियान से बिल्कुल बेखबर हैं। अगले कुछ दिनों में आप अपनी शाखाएं खोलने की योजना बनाने लगते हैं। साथ ही आप यह देखना चाहते हैं कि क्या कोई शाखा इमोशन पॉइंट्स कमाने में मदद कर सकती है। आप भाई नैन से पूछते हैं कि क्या बिक्री के लिए कोई दुकान उपलब्ध है। अगली सुबह गली अचानक गुलजार हो जाती है। मुझे एक पैनकेक देना, शाही लिबास पहना हुआ एक नौजवान रईसजादा दुकान की तरफ बढ़ता है। वह करीब 27 या 28 साल का लगता है और उसके नैन नक्श बेहद नाजुक हैं।
कोई अनजान इंसान शायद उसे कोई कुलीन राजकुमारी समझ बैठे, कोई औरत जो मर्द का भेष बदलकर घूम रही हो। राहगीर किनारे हट जाते हैं। आपस की बातचीत से आपको पता चलता है कि गोंगसीसू आ चुका है, जिसका मतलब है कि शीमेन चिंग का पर्दापण भी अब दूर नहीं है। जो कोई भी मूल कहानी से वाकिफ है वह जानता है कि उसके परिवार के मामले उसके चाचा द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। आखिरकार अपने चाचा के गुजर जाने तक सब सहने के बाद वह आखिरकार कमान संभाल सकता था। लेकिन उसकी पत्नी न सिर्फ शीमेन चिंग के साथ अवैध संबंध बना चुकी थी, बल्कि उसने उसकी सारी दौलत भी निचोड़ ली थी। अंत में वह खाली हाथ रह गया और गुस्से के मारे दम तोड़ बैठा। लेकिन इनमें से अभी कुछ नहीं हुआ है। दुकानदार, मैंने सुना है कि आपका खाना बेहतरीन है, मैं चखने आया हूं। गोंगसीसू की आवाज आपको वापस हकीकत में ले आती है। आप एक पैनकेक तैयार करते हैं और उसे थमा देते हैं। उसके खाने के बाद यह साफ हो जाता है कि बाकी लोग अपनी तारीफों में बहुत कंजूसी कर रहे थे। इसका स्वाद वाकई किसी खुदा की नेमत जैसा है। यहां तक कि वह जाने से पहले अपनी पत्नी के लिए भी एक पैक करवाता है। गोंगसीसू को दूर जाते देख आप लगभग उसके सिर पर उगती हरी घास को देख सकते हैं, लेकिन आपका बीच में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। आमतौर पर वह अभी भी शीमेन चिंग का मतलब परस्त यार ही तो है। अगली सुबह तड़के भाई नैन दौड़ते हुए आपके पास आता है और आपको अपनी खोज के बारे में बताता है। आप दुकानों का जायजा लेने उसके साथ जाते हैं। आखिरकार आप शहर के उत्तरी हिस्से में एक दुकान चुनते हैं। मासिक किराया 501 है। दुकान छोटी है लेकिन काफी है। फटाफट सफाई करने के बाद आप एक नया बोर्ड लगाते हैं और दुकान खोल देते हैं। थोड़ा बहुत सोचने के बाद आप इस शाखा की कमान भाई नैन को सौंप देते हैं। आखिरकार इससे उसकी तकदीर बदल सकती थी, इसलिए आप उसे असली गुआकू बनाना सिखाते हैं और उसे खुद ही इस शाखा को संभालने देते हैं। अगले कुछ दिनों में शाखा की आमदनी स्थिर बनी रहती है। भाई नैन रोजाना आपको 401 मुनाफा लाकर देता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि शाखा से 2 और 3 इमोशन पॉइंट्स मिलते हैं। सिर्फ 10 दिनों में आपने 40 पॉइंट्स जुटा लिए हैं। आप सारे स्टेट्स ताकत में लगा देते हैं। आपकी कॉम्बैट पावर बढ़कर 635 जीन हो चुकी है। रेत के बोरों जितनी भारी अपनी इन मुट्ठियों को देखकर आपकी हिम्मत एक झटके में आसमान छूने लगती है। पिछले आंगन में जाकर आप 100 जीन के भारी पत्थर को 1 मीटर से ज्यादा ऊंचा उछाल देते हैं, फिर अपनी ताकतवर बाहों से उसे आसानी से लपक लेते हैं। आपकी काया अब बेहद रौबदार दिखने लगी है। अगली सुबह दर्जनों युवा रईसजादे शान से सड़क पर मार्च करते हुए निकलते हैं। रास्ते के लोग सरदार का अभिवादन करते हैं। नमस्कार महान लॉर्ड शीमेन। और जैसे ही वह आपकी दुकान के दरवाजे पर पहुंचता है, किसी लजीज महक से उसकी ओर खिंच जाता है। ठीक उसी वक्त जब शीमेन चिंग उस महक के स्रोत की तलाश कर रहा होता है, दूसरी मंजिल से एक खड़खड़ाहट गूंजती है। कोई अचानक फिसलकर गिर जाता है और सीधे शीमेन चिंग के सिर पर आ गिरता है। बाकी लोग फौरन यह सोचते हुए ऊपर देखते हैं, कौन है वो कमबख्त जो इतना अंधा है। तभी दूसरी मंजिल की खिड़की खुलती है। एक खूबसूरत चेहरा बाहर झांकता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हाथ से यह गलती से छूट गया। शीमेन चिंग ऊपर देखता है और उसकी पुतलियां एक झटके में सिकुड़ जाती हैं। उसका गुस्से से तपा चेहरा तुरंत पिघल जाता है। मेरी हसीन शहजादी, क्या आप इस डंडे को लेने नीचे उतरेंगी या फिर मैं इसे आपके पास भिजवा दूं? क्या आप इसे ऊपर उछालने की जहमत उठा सकते हैं जनाब? शीमेन चिंग उस डंडे को कई बार हवा में उछालता है, इससे पहले कि जीन लियान ढेर सारी माफी मांगने के बाद आखिरकार उसे लपक ले। वह खिड़की बंद कर देती हैं। शीमेन चिंग बंद खिड़की को टकटकी लगाए देखता रहता है। वहां से जाने का उसका दिल नहीं होता। उसकी अकल उस हसीना की खूबसूरती में उलझी हुई है और इस सब का गवाह पास ही खड़ी ग्रैनी वांग बनती है। शीमेन चिंग अपनी जगह पर बुद्ध बना खड़ा रहता है। काफी देर तक वहीं मंडराता रहता है। तभी ग्रैनी वांग अपनी चाय की दुकान से निकलकर आगे आती हैं। वह शीमेन चिंग का अभिवादन करती हैं और उसे अंदर आने का न्योता देती हैं। शीमेन चिंग चाय की दुकान के बोर्ड पर नजर डालता है। उसे शायद कुछ समझ आता है और वह बाकी सबको लेकर अंदर चला जाता है। जब बाकी लोग चाय पी रहे होते हैं तब शीमेन चिंग और ग्रैनी वांग एक पर्दे के पीछे फुसफुसा रहे होते हैं। शीमेन चिंग काफी बेचैन नजर आता है। ग्रैनी वांग इत्मीनान से अपनी चाय की चुस्की लेती है। वह अच्छी तरह जानती है कि शीमेन चिंग क्या चाहता है। वह यकीनन मदद कर सकती हैं। वह बस इस बात का इंतजार कर रही है कि वह खुद पहल करके बोले, ग्रैनी वांग, यह लो चांदी के 3 टुकड़े, इसे स्वीकार कीजिए। अरे महान लॉर्ड शीमेन, यह मुनासिब नहीं है। भला बिना किसी बात के मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? ग्रैनी वांग, जरा अपने आप को देखिए। क्या आप वाकई नहीं जानती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ग्रैनी वांग मुस्कुरा देती हैं। मुझे शक है कि महान लॉर्ड शीमेन का दिल पान जिनलियान पर आ गया है। 2 बदमाश आपस में मिल चुके हैं। एक को औरत चाहिए, दूसरे को पैसा चाहिए। उन दोनों का समझौता चुटकियों में तय हो जाता है। जब शीमेन चिंग बाहर निकलता है तो गोंगजीसू और बाकी लोग एक दूसरे को समझी बुझी नजरों से देखते हैं। शीमेन चिंग से दावत दिलवाने का बहाना बनाकर वे उसे खींचकर दुकान के अंदर ले जाते हैं। शीमेन चिंग आधी अनिच्छा से उनके साथ आता है और बैठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दूसरी मंजिल की तरफ भटक जाती हैं। दुकानदार वो 10 पैनकेक और 10 गुआकू। गोंगजीसू आपको देखकर मुस्कुराता है।
आप भी जवाब में सिर हिलाते हैं और काम में जुट जाते हैं। बैठने के बाद वे पान जिनलियान का जिक्र नहीं करते क्योंकि वह ठीक ऊपर ही मौजूद है, लेकिन शीमेन चिंग की नजरें लगातार आपको टटोलती रहती हैं। वह सिर हिलाता है और आह भरता है। इतनी हसीन औरत एक छोटे से टुच्चे इंसान के पल्ले बंध गई, खजाने की पूरी बर्बादी है। शीमेन चिंग जो कुछ भी कर रहा है आप सब देख रहे हैं। आप मन ही मन सोचते हैं कि शायद आपके इस दुनिया में आने की वजह से हालात बदल गए हैं, जिससे शीमेन चिंग उम्मीद से पहले ही सामने आ गया है। मूल कहानी के मुताबिक सबसे पहले वो सोंग को सामने आना था। पान जिनलियान को वो सोंग से प्यार हो जाना था और बदले में उसे बुरी तरह दुत्कार दिया जाना था। इस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता जो आगे की कहानी की नींव रखता। लेकिन अब आपको पूरा भरोसा है कि आप उन घटनाओं को नहीं होने देंगे। जैसे ही पैनकेक और गुआकू परोसे जाते हैं, शीमेन चिंग और उसका गिरोह खाना शुरू कर देता है। पहले तो वे गोंगजी सू की बात पर यकीन नहीं करते, यह सोचते हुए कि इतनी छोटी दुकान का खाना भला कितना अच्छा होगा। लेकिन एक ही बाइट के बाद शीमेन चिंग उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। मुझे पता नहीं था कि श्वेहू काउंटी में भी ऐसे लजीज पकवान मौजूद हैं। इम्बोझू और बाकी लोग आंख मारते हैं और शीमेन चिंग को नज्जिंग करते हुए कहते हैं, भाई शीमेन, इस दुकान में सिर्फ बढ़िया खाना ही नहीं है, यहाँ इससे भी ज्यादा मजेदार चीजें हैं जिनका स्वाद चखना बाकी है। फिर वे सब के सब ठाके मारकर हंस पड़ते हैं। इस छुपे हुए इशारे का मतलब साफ तौर पर पान जिनलियान की तरफ इशारा करना था। आप इस बात को भांप लेते हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता, हालांकि अपनी मौजूदा कॉम्बैट पावर के साथ। शीमेन चिंग आपके सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसकी पहुंच और नेटवर्क आपकी इस वक्त की स्थिति से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आप कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते। अगर कोई मारा जाता है या आपको फंसा दिया जाता है तो आपका कोई हीरो बनकर लियांग शान भागने का कोई इरादा नहीं है। आप तो बस पैसे कमाना और अपने स्टेट्स बढ़ाना चाहते हैं। पैसा, जमीन और एक कारोबारी साम्राज्य। इतनी सारी मुसीबत को खुद दावत देने की कोई जरूरत नहीं है। गनीमत है कि एक बार जब शीमेन चिंग और उसका गिरोह खा पीकर निपटा तो वे पैसे चुकाकर रवाना हो गए। दिन का काम खत्म होने के बाद आप अपने पास जमा हुए 25 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को देखते हैं। थोड़ा बहुत सोचने के बाद आप 15 पॉइंट्स ताकत में डालने का फैसला करते हैं। आपकी कॉम्बैट पावर अब 650 जीन तक पहुंच चुकी है। आप अपनी मुट्ठी भींचते हैं और आपके पूरे बाजू से एक जोरदार कड़ाका निकलता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी एक ही घूंसे से किसी बाघ की जान निकल जाए। आपके पास अभी भी 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचे हैं, लेकिन शीमेन चिंग पहले ही प्रकट हो चुका है और वह आपकी पत्नी के इर्द गिर्द मंडराना शुरू भी कर चुका है। आप इन 10 पॉइंट्स को अपनी लंबाई, हाइट में जोड़ने का फैसला करते हैं। सिस्टम की आवाज गूंजती है। आपको अपने पूरे शरीर में एक अभूतपूर्व दर्द महसूस होता है, मानो आपकी हड्डियां और मांसपेशियां खींची जा रही हों। आप इस यातना से चीखने ही वाले होते हैं, लेकिन यह फिर भी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आता है। पूरे 10 सेंटीमीटर, मानो आपने हाइट बढ़ाने वाले जूते पहन लिए हों। शुरुआत में यह अंतर बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप अपनी लंबाई बढ़ाते रहे तो अपने पिछले जन्म की 1.8 मीटर की हाइट पाना बेहद आसान होगा। इस बीच पोंगिन लियान मजे से दिन की कमाई गिन रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपका शरीर कितनी नाटकीय रूप से बदल चुका है। आप नहाने के लिए पानी गर्म करने मुड़ते हैं। लकड़ी के टब के अंदर भाप के छल्ले तैर रहे हैं। आप टब में लेटे हुए हैं और आपकी ताकतवर मांसपेशियां साफ झलक रही हैं। आपके हाथ टब के किनारे पर फैले हुए हैं। आप अपना सिर पीछे झुकाते हैं, चेहरे पर पूर्ण आनंद का भाव है। पोंगिन लियान बिना आहट के पर्दे के पीछे आ पहुंचती है। वह कुछ हद तक हैरान है। आपकी काया काफी गठीली लग रही है। जब आप नहाकर बाहर आते हैं और खड़े होते हैं तो पोंगिन लियान शर्मीली होकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और कपड़े पहनने के बाद जब वह पलटती है तो एक अजीब नजर से ऊपर से नीचे तक आपको घूरती है। डेलोंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी लंबाई बढ़ गई है? पोंगिन लियान आपको ऊपर से नीचे तक दोबारा देखती हैं। वह जितना गौर करती है उतनी ही हैरान होती जाती है। ऐसा सचमुच लग रहा है कि तुम कुछ लंबे हो गए हो। शायद मेरी लंबाई में अचानक उछाल आ गया हो। पोंगिन लियान इस बात पर यकीन नहीं करती। 30 साल की उम्र का कोई मर्द अचानक लंबा नहीं हो सकता। वह सोचती है कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन किसी वजह से आप सचमुच लंबे दिखते हैं। यह बात उसे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी देती है। आखिरकार कोई भी यह नहीं चाहता कि उसका पति कोई ठगना बौना आदमी हो। अगली सुबह जैसे ही आप दुकान का दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं कि ग्रैनी वांग चाय की दुकान के पास बैठी है। तरबूज के बीज चटका रही है और मुस्कुराते हुए आपके दरवाजे को टकटकी लगाए देख रही है। जब लोग गुजरते हैं तो वह थोड़ी गपशप करने आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार आप पर आ जाती हैं। पान जिनलियान को आखिरकार नीचे आते देख ग्रैनी वांग फुर्ती से पुराने कपड़ों का एक टुकड़ा उठाकर ले आती है। जिनलियान, आओ ग्रैनी वांग के साथ एक कप चाय पियो। मुझे किसी काम में तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। ग्रैनी वांग कहती है। पान जिनलियान का हाथ खींचते हुए उसका लहजा बेहद गर्मजोशी भरा होता है। देखो, मेरी पुरानी आंखें अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थीं। तुम्हारी सिलाई का हुनर बेहतरीन है और इस लिबास को सिलने में मेरी मदद करो। बंजीनियन को याद आता है कि पिछली बार ग्रैनी वांग ने वो डेलोंग को कैसे कमतर आंका था। वह असल में जाना नहीं चाहती थी।
लेकिन यह देखकर कि ग्रैनी वांग ने इस तरह बात की, न जाना बदतमीजी होती, इसलिए वह ग्रैनी वांग के पीछे पीछे चाय की दुकान के पिछले हिस्से में चली जाती हैं। ग्रैनी वांग पान जिनलियान को एक छोटे से पिछले कमरे में खींच लाती है, उसका हाथ कसकर थाम लेती है और तारीफ से भरे चेहरे से उसका जायजा लेती हैं। अरे जिनलियान, तुम्हारी इस नाजुक गोरी त्वचा को तो देखो, कितना शानदार है। जवानी के दिनों में मैं ग्रैनी वांग भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हुआ करती थी। बदकिस्मती से वक्त किसी को नहीं बख्शता। अब मैं बस एक मुरझाई हुई बूढ़ी औरत हूँ। ठीक तभी जब पान जिनलियान सिलाई करने के लिए अपना सिर झुकाती है, ग्रैनी वांग अचानक अपनी आस्तीन से हरे रंग का एक जेड पेंडेंट निकालती है और उसकी तरफ बढ़ा देती हैं। जिनलियान, यह जेड पेंडेंट चांदी के 2 ताल का है। यह महान मास्टर शेमिन की तरफ से एक तोहफा था। तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। ग्रैनी वांग, कृपया मुझसे मजाक मत कीजिए। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। भला मैं मास्टर शेमिन से ऐसी चीजें यूं ही कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? अरे मास्टर शेमिन का इसके पीछे कोई गलत मतलब नहीं था। जरा सोचो कि वो डेलोंग को कितने बंस बेचने पड़ेंगे तुम्हारे लिए ऐसा पेंडेंट खरीदने के वास्ते। वह दे रहे हैं तो बस रख लो। उसका लहजा सख्त था। ग्रैनी वांग को देने पर अड़ा हुआ देख पोंगिनलियान समझ जाती है कि मना करना बेकार है, इसलिए वह यह कहते हुए जल्दी से जाने के लिए खड़ी हो जाती है कि उसके पास पहले से ही एक पेंडेंट है। इस दौरान ग्रैनी वांग उलझन भरी नजरों से पांगिनलियान को देखती है, यह सोचते हुए कि ऐसा पेंडेंट कोई आम लोग थोड़ी रखते हैं। यह मानकर कि पांगिनलियान महज मजाक कर रही है, फिर पांगिनलियान साबित कर देती है कि वह गंभीर है। वह अपने कपड़ों के अंदर से सफेद रंग का एक जेड पेंडेंट निकालती है और सीधे ग्रैनी वांग के सामने कर देती है। वह जेड नाजुक और पारभासी है, जिस पर एक हल्की, गर्म और कोमल चमक है। ग्रैनी वांग एक झटके में सन्न रह जाती है। उसकी आंखें पेंडेंट पर टिक जाती हैं। वह एक ही नजर में भांप लेती है कि यह कोई आम चीज नहीं है। उसके हाथ में पकड़े हरे पेंडेंट से कहीं ज्यादा बेहतर। मेरे डेलोंग ने इसे मेरे लिए खरीदा है। सिर्फ यह पेंडेंट ही नहीं, बल्कि रेशमी कपड़े और दूसरे जेवर भी जो मैंने पहने हैं। कुल मिलाकर इसकी कीमत चांदी के 10 ताल से ज्यादा है। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और न ही हमें दूसरों की चीजों की जरूरत है। पांगिनलियान कोई बेवकूफ नहीं है। वह ग्रैनी वांग के इरादों को अच्छी तरह भांप लेती है। बात बस इतनी है कि उसका डेलोंग अब अमीर और काबिल हो चुका है। उसे दूसरों के एहसानों की कोई दरकार नहीं है। तभी ग्रैनी वांग को यह एहसास होता है कि बेवकूफ तो वह खुद बन चुकी है। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो उठता है। वह बस अजीब तरीके से हरा पेंडेंट वापस ले पाती है, लेकिन अपने वादे किए गए इनाम के बारे में सोचकर ग्रैनी वांग हार मानने से इनकार करती हैं। वह अपने दांत भींचती है, आखिरी कोशिश करती है। जिनलियान, मास्टर शेमैन के लिए ये छोटी मोटी रकमें हैं, बस इसे रख लो। वह इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। इसके अलावा शायद तुम मास्टर शेमैन की पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं हो। अगर तुम उनके साथ चलोगी तो तुम्हें ढेरों फायदे मिलेंगे। बिना एक भी लफ्ज कहे पांगिनलियान और कुछ नहीं बोलती। वह उठती है और फुर्ती से ग्रैनी वांग के कमरे से बाहर निकल जाती हैं। ग्रैनी वांग पांगिनलियान के जाते हुए शरीर को देखती है और झुंझलाहट में अपने पैर पटकती है। यह उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है, खासकर तब जब वह पांगिनलियान को वापस लौटते देखती है। आपके साथ हंसते बोलते हुए गहरे प्यार में डूबी हुई नजर आते देख उसकी चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। वह बेचैनी में खुद से बुदबुदाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि शीमैन चिंग को क्या जवाब दे, लेकिन ग्रैनी वांग हमेशा से लालची रही है। भला वह इतनी आसानी से कैसे हार मान लेती? वह चाय की दुकान पर सब्र के साथ इंतजार करती है, आप दोनों के बीच दरार डालने के अगले मौके की ताक में घर लौटने के बाद। पोंगिनलियान आपसे इस बात का जिक्र नहीं करती कि ग्रैनी वांग ने उसे शीमैन चिंग का पेंडेंट लेने के लिए उकसाया था। वह नहीं चाहती कि आप इन छोटी मोटी बातों की वजह से परेशान हो, लेकिन आप ग्रैनी वांग की साजिशों को पहले ही भांप चुके थे और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने आज क्या किया था। चंद ताल चांदी के खातिर किसी और की बीवी को बहकाने की हिम्मत रखना। पिछले जन्म में इसी औरत ने प्रत्यक्ष रूप से वो डेलोंग की मौत की वजह बनी थी। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। आप इस त्रासदी को कभी खुद पर नहीं दोहराने देंगे, हालांकि आप किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। भविष्य में इस लालची बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए आपके पास ढेरों रास्ते होंगे। आप एक बार फिर आज के सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपनी लंबाई में जोड़ लेते हैं। आखिरकार आपकी कॉम्बैट पावर पहले से ही काफी है। एक आम वार में ही 700 जीन का जोर होता है। अगर आप हाथ रोक कर न रखें तो एक घूंसा किसी इंसान की खोपड़ी उड़ाने के लिए काफी है। लंबाई बढ़ाने के अलावा यह कॉम्बैट पावर को भी बूस्ट करता है। 8 पॉइंट्स के बाद आपकी हड्डियों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे जल रही हों, मानो उन्हें जबरदस्ती खींचा जा रहा हो। आप खुद से कहते हैं कि अगली बार इतनी जल्दबाजी न करें, इसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना ही बेहतर है। इतनी तेजी से बढ़ने पर ऐसा लगता है मानो मौत ही कोई राहत हो, और इसके बाद आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इसलिए आप पांगिनलियान से कहते हैं कि आप नहाने जा रहे हैं। दर्द से आपका चेहरा बिचका देख और बिना किसी साफ वजह के पसीने से तर देख वह घबरा कर पूछती है कि क्या आप बीमार पड़ गए हैं। आप अजीब तरीके से बात टाल देते हैं, यह कहते हुए कि शायद आप थक गए होंगे। इसके बाद पांगिनलियान खुद आगे बढ़कर पानी गर्म करती है और यहां तक कि खुद अपने हाथों से आपका जिस्म पोंछती है। जब आप नहाकर बाहर आते हैं और खड़े होते हैं तो पांगिनलियान उलझन में पड़ जाती है।
उसने पहले गौर नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप फिर से लंबे हो गए हैं। अगर पिछला बदलाव मामूली था, तो इस बार कुल मिलाकर 18 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखा देती है। पांगिन लियान एक झटके में सन्न रह जाती हैं और पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। आप बस एक बहाना बना सकते हैं या झूठ बोलते हुए कि आपका शरीर शायद अचानक ग्रोथ स्पर्ट पर आ गया है। पांगिन लियान पूरी तरह बौखला जाती हैं। उसे डर है कि आपको कोई अजीब बीमारी न हो गई हो। आप उसके लिए मार्शल आर्ट्स के कुछ दांव पेंच करके दिखाते हैं। मुझे देखो, जोश और जिंदगी से भरपूर। क्या मैं बीमार लग रहा हूं? आपके इस मजाक पर पांगिन लियान का चेहरा लाल हो जाता है और वह खिलखिलाते हुए अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेती है। आप वाकई पहले से काफी मजबूत नजर आते हैं। अब जब आप लंबे हैं और आपकी काया गठीली है, तो आप कहीं ज्यादा सुहावने लगते हैं। और पैसे कमाने में आप इतने माहिर हैं कि पांगिन लियान आपको घूरने से खुद को रोक नहीं पाती। एक दिन आप दुकान जल्दी बंद करते हैं और पांगिन लियान से कहते हैं कि आप उसे घुमाने ले चलेंगे। खुश होकर पांगिन लियान आपके पीछे पीछे बाहर निकल आती है। जब दोनों अकतुब कदम रखते हैं, आप सड़क के उस पार ग्रैनी वांग को देखते हैं, जो बार बार आपकी फ्लैट ब्रेड की दुकान पर नजर गड़ाए बैठी है। वह आप दोनों के बीच किसी संघर्ष के भड़कने का इंतजार कर रही है, ताकि वह बीच में कूदकर फायदा उठा सके। लेकिन जब वह देखती है कि आप दोनों हाथ थामे खुशी खुशी गपशप कर रहे हैं और किसी गहरे प्यार में डूबे जोड़े की तरह लग रहे हैं, तो उसने जो चाय अभी अभी पी थी, वह लगभग उसके मुंह से बाहर आ जाती है। प्यार का यह सार्वजनिक प्रदर्शन उसे पूरी तरह अवाक कर देता है। शाम ढलने के साथ ही आप पांगिन लियान को शहर के उत्तरी हिस्से की तरफ ले चलते हैं। भाई नैन अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है और बिजनेस आसमान छू रहा है। भले ही मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा आपके पास जाता है, फिर भी वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे कमा रहा है। इसके अलावा अब वह अपने पिता को दुकान पर लाकर उनकी देखभाल कर सकता है। भाई नैन की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसका परिवार आपको किसी मसीहा की तरह मानता है। पांगिन लियान भाई नैन तुरंत हालिया मुनाफा और बही खाता आगे बढ़ा देता है। आप बस चांदी लेते हैं और उससे कहते हैं बही खाता जांचने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं। यह नोटिस करते हुए कि भाई नैन के पिता की सेहत ठीक नहीं है, आप मुनाफे में से चांदी के 2 ताल निकालते हैं और बूढ़े आदमी से कहते हैं कि वह पहले अपनी सेहत ठीक करने पर ध्यान दे, ताकि भविष्य में भाई नैन की और मदद कर सकें। बाप बेटे नम आंखों से आपकी तरफ देखते हैं और कृतज्ञता के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। तभी आसपास के किसी शख्स ने आपकी नकल करते हुए एक और फ्लैट ब्रेड की दुकान खोल ली है। आप जानते हैं कि मुकाबला होना तय है, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। भाई नैन कहता है कि उस दुकान का बिजनेस बेहद सुस्त है। आपकी गुप्त रेसिपी के बिना उनके फ्लैट ब्रेड का स्वाद घटिया होना तय है। जिन्होंने आपका खाना चखा है, उनके मानक ऊंचे हैं। यह किसी चमत्कार से कम होगा अगर उनका बिजनेस चल निकले। फिर भी आप इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इतनी जल्दी में कौन है। इसलिए आप और पांगिन लियान उस दुकान पर जाते हैं, ओल्ड बाई की फ्लैट ब्रेड की दुकान। वहां दूर दूर तक एक भी ग्राहक नजर नहीं आता। जब बाई बाप और बेटा आपको आते हुए देखते हैं, तो वे दौड़कर आपके पास आ जाते हैं। मैनेजर वू, हमने आपका फ्लैट ब्रेड चखा है। उसका स्वाद वाकई लाजवाब है। हमारे यहाँ हमेशा वही खास बात गायब रहती है। हमें हैरानी है कि क्या मैनेजर वू हमें कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप करीब से देखते हैं, पता चलता है कि वे श्वेहू काउंटी के स्थानीय गुंडे हैं। ये दोनों अक्सर पड़ोसियों पर धौंस जमाते थे और वसूली करते थे। आपको अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है। क्या इन दोनों का दिमाग फिर गया है? बिजनेस में मुझसे मुकाबला कर रहे हैं, फिर भी वे सीक्रेट रेसिपी मांगने की हिम्मत रखते हैं। असल में बाइदा बेवकूफ नहीं है, वह बस आपको सीधा साधा और भोला भाला देखता है, इसीलिए वह मांगने की हिम्मत करता है। अगर आप जैसे बौने सचमुच इतने बेवकूफ होते कि रेसिपी थमा देते, तो वे फ्लैट ब्रेड बेचकर मालामाल हो जाते। आप उनके फ्लैट ब्रेड की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह काफी अच्छा है, लेकिन दावा करते हैं कि आपके पास कोई जादुई तरीका नहीं है। इसके साथ ही आप पांगिनियान को वहां से ले जाते हैं। बाई बाप और बेटा आपको जाते हुए देखते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। यह तो उम्मीद थी ही कि आप रेसिपी जाहिर नहीं करेंगे। अगर वे आपसे नहीं पा सकते, तो वे भाईनैन के पास तो जा ही सकते हैं। दाने काउंटी में घूमते हुए कई साल बिताए थे। वह अपनी मनचाही चीज पाने के ढेरों तरीके जानता है। अगर भाईनैन मुंह नहीं खोलेगा, तो वे सीधे बल प्रयोग करेंगे। आखिरकार वे इससे पहले अनगिनत बार यह कर चुके थे। अगली सुबह तड़के भाईनैन दौड़ते हुए आपके पास आता है। चेहरा नीला पीला और सूजा हुआ है। उसकी हालत देखकर साफ जाहिर है कि उसकी पिटाई हुई है। आप मुश्किल से पूछते हैं कि क्या हुआ। वह भाई बाप और बेटा थे। वे रेसिपी चाहते थे। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। उन्होंने मुझे धमकी भी दी, यह कहते हुए कि अगर मैंने उन्हें रेसिपी नहीं दी तो वे पक्का कर देंगे कि हम बिजनेस न कर सकें। यह सुनकर आपके चेहरे के तेवर तमतमा उठते हैं। भाई नैन आपकी शाखा संभालता है। ऐसा करना आपके प्रति अनादर का साफ इशारा है। भाई नैन को पीटना यानी सीधे आपको चुनौती देना है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि आप अभी भी वही कमजोर इंसान हैं? आप जानते हैं कि अगर आपने इस हिसाब को अभी बराबर नहीं किया, तो बाई बाप और बेटा और ज्यादा सिर चढ़ जाएंगे और भविष्य में और भी जलने वाले लोग जरूर सामने आएंगे। अपना मन पक्का करके आप भाई नैन को बुलाते हैं और उस बेस से हिसाब चुकता करने की तैयारी करते हैं।
डालोंग, कृपया संभल कर रहना। पान गेनलियान नीचे आती है और आपको बिना सोचे समझे कदम न उठाने की चेतावनी देती है। आप जिस बात से अनजान हैं वह यह है कि सड़क के उस पार ग्रैनी वांग खुशी से फूली नहीं समा रही है। आखिरकार कोई तो है जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। पान गेनलियान के घर में अकेला छूट जाने पर ग्रैनी वांग को अपना दांव खेलने का सही मौका मिल जाता है। हालांकि आप आगबबूला हैं, पर आप समझते हैं कि सोंग राजवंश के अपने कानून हैं। अगर आप बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे तो कानूनी पचड़े में पड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। कारोबार आपसी तालमेल और तरक्की का नाम है, छोटी मोटी लड़ाइयों का नहीं, लेकिन आपकी इज्जत का बदला लिया जाना लाजिमी है। इसलिए आप भाई नैन को लेकर सुनवाई की तरफ बढ़ते हैं। यह सुनकर बाई बाप और बेटा सन्न रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वुडेलोंग डर गया है और खासतौर पर रेसिपी सौंपने आया है। आपके विनम्र तेवर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी जंग के मूड में आए हैं। भाई नैन बगल में उलझन में है, लेकिन वह बीच में नहीं बोलता। आप अपनी नम्र भूमिका निभाते रहते हैं। क्या तुम्हें गुप्त रेसिपी नहीं चाहिए थी? मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? बाई बाप और बेटा यह सुनकर खुशी से पागल हो उठे। वे फौरन दरवाजा खोलने और आपका स्वागत करने दौड़ पड़े। इतने सालों से गुंडे होने के नाते वे किसी सीधे साधे इंसान को अपने जाल में फंसाना अच्छी तरह जानते थे। यह वुडेलोंग डर के मारे गुप्त रेसिपी खुद चलकर ले आया था, और इस रेसिपी के साथ वह तिल के केक बेचकर मालामाल हो सकता था। हालांकि बूढ़े को कुछ दाल में काला लगा। आपके भोले भाले चेहरे को देखकर उसने ज्यादा नहीं सोचा। हफ्तों से कमजोरों को धमकाते आने के वर्षों ने उन्हें सिखाया था कि सामने वाला बुरी तरह खौफ में था। जो भी कीमती चीज होगी वह खुद हाथ में थमा दी जाएगी। अंदर आने के बाद आपने बाइदा से दरवाजा बंद करने को कहा। आखिरकार यह वो परिवार की एकांत गुप्त रेसिपी थी। अपने 6 फीट लंबे कद के गुमान में और आप जैसे बौने से न डरते हुए उसने झटपट दरवाजा बंद किया, कागज और कलम उठाई और मूर्खों की तरह ग्रिनिंग करने लगा। दुकानदार वो, जब तक आप रेसिपी लिखते हैं मैं गारंटी देता हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आपने अचानक बाइदा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उसके गाल पर एक हाथ का निशान तुरंत उभर आया। वह दर्द के मारे चीख पड़ा। अगर आपने हाथ रोककर न रखा होता तो वह थप्पड़ उसका चेहरा चकनाचूर कर सकता था। ओल्ड बाई को आखिरकार होश आया और उसने सीधे आप पर एक घूंसा जड़ दिया, लेकिन उसने आपकी फुर्ती को कम आंक दिया। एक ही पल में आपने उसकी कलाई दबोच ली और एक हल्के से दबाव के साथ ओल्ड बाई चीख उठा और घुटनों के बल बैठ गया। अरे छोकरे, बाई ने गालियां बकते हुए और जवाबी हमला करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह पास पहुंच पाता, आपने उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर तमाचा जड़ दिया। वह चक्कर खा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद से जब भी बाइदा ने गाली बकने की हिम्मत की, आपने उसे एक और तमाचा जड़ दिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आपकी भारी ताकत के सामने उसका विरोध भेद बचकाना लग रहा था। भाई नैन ने किनारे से यह सब देखा। वह सन्न रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप इतने ताकतवर हैं जो बाई बाप और बेटे को धूल चटा सकते हैं। तभी बाइदा को समझ आया कि दरवाजा बंद करने की बात रेसिपी के लिए नहीं, बल्कि सबूत न छोड़ने के लिए थी। बाहरी लोग न देख सकें, किसी की जान लेने का इरादा न रखते हुए आपने थोड़ी देर बाद हाथ रोक लिया। दोनों चोटिल और सूजे हुए चेहरों को देखते हुए आप भाई नैन के मेडिकल खर्च के तौर पर चांदी के 3 ताल की मांग करते हैं। आपकी मुट्ठियों की धमकी के आगे बाई बाप और बेटे ने हर जगह छानबीन की। वे किसी तरह भाई नैन के लिए मुश्किल 2 ताल ही जुटा पाए। चांदी को थामे हुए भाई नैन को लगा कि कल की पिटाई वसूल हो गई। बाई बाप और बेटा अपनी जमा पूंजी का आखिरी हिस्सा भी छिन जाने पर सीने पर पत्थर रखकर रह गए। फिर भी वे विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसने कहा था कि उन्हें ऐसे शख्स से पंगा लेना चाहिए था जिससे नहीं लेना चाहिए था? आपने अपने हाथ झाड़े, उन्हें भविष्य में अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। आपके लोग धमकाने के लिए नहीं हैं। बाई बाप और बेटे ने सिर झुकाकर हामी भर ली। इसके साथ ही आप भाई नैन को लेकर वहां से निकल गए और उन दोनों को बदकिस्मत आंसुओं में रोते हुए छोड़ गए। हालांकि पिटाई दर्दनाक थी, पर आप जानते थे कि कब रुकना है। वे बस कुछ दिनों तक बिस्तर से उठने लायक नहीं रहे। इस बीच पान जिन लियन को घर में अकेला देख ग्रैनी वांग एक चालाक मुस्कान के साथ आपके घर आ धमकी और पान जिन लियन को अपनी चाय की दुकान पर आने का न्योता दिया। पान जिन लियन पहले से ही ग्रैनी वांग को नापसंद करती थी और अब उसे आपकी सुरक्षा की फिक्र थी, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन ग्रैनी वांग टस से मस नहीं हुई, दरवाजे पर बड़बड़ाती रही। तभी आपका दुकान का असिस्टेंट वू मांग वहां से गुजरा और उसने ग्रैनी वांग पर गुस्से से दहाड़ लगाई। ग्रैनी वांग, मेरी भाभी जाना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। आपने वू मांग को उसकी देखभाल करने के निर्देश दिए थे। सीधा साधा होने के कारण वू मांग ने देखा कि पान जिनलियन उस औरत को नापसंद करती है और वह उसका पक्ष लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ग्रैनी वांग चौंक उठी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक नौसिखिया छोकरा उसे हुक्म चलाने की हिम्मत करेगा। इससे पहले कि वह अपना गुस्सा चीखकर निकाल पाती, उसने दूर से आपको घर की तरफ भागते हुए देख लिया। उसकी हिम्मत एक पल में काफूर हो गई और वह हार मानकर अपनी चाय की दुकान में दुबक गई। आपको लौटते हुए देख पान जिन लियन तुरंत दौड़कर आपके पास आई और बेचैनी से पूछने लगी, डेलोंग, सब कैसा रहा? तुमने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई ना, है ना?
यह याद करते हुए कि आपने पिछली बार उपद्रवियों से कैसे निपटा था, उसे डर था कि आपने कहीं जल्दबाजी में कोई कदम न उठा लिया हो। आपने मुस्कुराकर उसके हाथ पर थपथ पाया। डरो मत मेरी जान, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। वे अब कभी भाई नैन को धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपने सोचा था कि इतने सबक के बाद बाई बाप और बेटा अक्ल सीख लेंगे, किंतु आप गलत थे। वे हठी गधे थे। कुछ दिनों तक बिस्तर पर लेटने के बाद जैसे ही वे थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे, उन्होंने गुंडों का एक गिरोह इकट्ठा किया और अपनी इज्जत वापस पाने की साजिश रची। एक दिन जब आप दुकान में गोंगजीसू से बात कर रहे थे, भाईनैन हांफता हुआ अंदर आया और बोला कि बाईदा ने आदमियों को लेकर ब्रांच स्टोर को तहस नहस कर दिया है और वे शायद इसी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा उनमें से करीब 10 लोग हथियारों से लैस थे। यह सुनकर कि वे अनगिनत और खतरनाक हैं, पान जिनलियन फिर से फिक्र करने लगी, लेकिन आपने उसे एक शांत मुस्कान दी। कोई बात नहीं मेरी जान, पहले ऊपर जाओ, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। सड़क के उस पार ग्रैनी वांग ने देखा और कुटिल मुस्कान बिखेरी आपके गुंडों के हाथों कुचले जाने का इंतजार करती रही। बिल्कुल वैसे ही थोड़ी देर बाद सड़क पर भीड़ छंटी और करीब 10 आदमी आगे बढ़े, जिनकी अगुवाई बाई बाप और बेटा कर रहे थे। चेहरे अभी भी जख्मी थे। उनके भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे आपसे आखिरी दम तक लड़ने का इरादा रखते हैं। ऐसे लुच्चों का सामना करते हुए आप अवाक रह गए। अगर आपने इस मसले को एक बार और हमेशा के लिए नहीं सुलझाया तो भविष्य में कोई शांति नहीं मिलेगी। तभी गोंगजीसू मुस्कुराया। लगता है दुकानदार वो किसी मुसीबत में फंस गया है। असल में मैं जानता हूं कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें भगाने में मदद करूं। आपने हैरानी से गोंगजीसू को देखा। उसके पारिवारिक रसूख के साथ मदद करना वाकई एक शब्द का खेल होता, लेकिन आप उस पर एहसान नहीं लादना चाहते थे। इसके अलावा बाईदा और उसका गिरोह सचमुच हारने वाला नहीं था। वे बस और मुसीबत पैदा करने वापस लौट आते। उन्होंने आपकी ब्रांच दुकान को तहस नहस कर दिया था। बिना मुआवजे के आप उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। 3 इंच की कील। अपनी गांड बाहर निकाल। बाईदा और उसका गिरोह सीधे आपकी दुकान में घुस आया। चूंकि आपने गोंगजीसू से दखल देने को नहीं कहा था, उसने तमाशा देखने का फैसला किया। उसकी नजर में यह मौत का कुआं था। अगर वह कदम नहीं बढ़ाता तो न सिर्फ आपकी दुकान लुट जाती, बल्कि आपको बेरहमी से पीटा भी जाता। क्योंकि उन गुंडों में एक दुबला पतला आदमी वांग बाओ मजिस्ट्रेट अधिकारी वांग होंग का चचेरा भाई था। वह ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसे कोई आम नागरिक पंगा लेने की जुर्रत कर सके। दुकान के भीतर आपने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हारे लिए अभी भी वक्त है कि निकल जाओ, यह देखकर कि तुम जैसे बौने में इतनी अकड़ है। वांग बाओ ने फौरन आप पर घूंसा तान दिया। बाईदा ने भी बिना किसी बात के चिल्लाते हुए सबको एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। वहां मौजूद हर शख्स को लगा कि इस बार आपकी खैर नहीं, लेकिन अगले ही पल वांग बाओ अपने पेट को भींचते हुए घुटनों के बल बैठ गया और उल्टी करने लगा। फिर हरकत के एक तेज झटके के साथ आपने बाकी गुंडों को एक एक करके ढेर कर दिया। महज कुछ सांसों में वे सब जमीन पर थे, दर्द से कराह रहे थे। भीड़ इस दृश्य को समझ पाती उससे पहले ही आप पूरे गिरोह को काबू कर चुके थे। आपने हाथ बढ़ाया और उन्हें एक एक करके दुकान से बाहर फेंक दिया, खासकर बाईदा और उसके बेटे को। पुराने जख्मों पर नए जख्मा गिरे। वे दर्द के मारे जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। उनकी चीखें हवा में गूंज उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा मामूली बौना आदमी इतना खूंखार हो सकता है। ग्रैनी वांग चाय की दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़ी खौफ से कांप रही थी। वह सोचती थी कि आप सिर्फ एक केक बेचने वाले वेंडर हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह लड़ सकते हैं। खौफ ने अचानक उसके दिल को जकड़ लिया। वह अंदर ही अंदर खुश थी कि उसने पान जेनेलियन को ज्यादा नहीं छेड़ा था। गोंगजीसू की आंखों में हैरानी की एक झलक कौंध गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने ताकतवर होंगे। इस बीच वांग बाओ जमीन पर पड़ा जोर जोर से गालियां बक रहा था। वह ऐसी अपमानजनक हार को पचा नहीं पा रहा था। अगर पहले बात बाईदा की मदद करने की थी, तो अब यह आपके और उसके बीच की निजी दुश्मनी बन चुकी थी। इसलिए उसने चुपचाप अपने चचेरे भाई वांग हेंग को बुलाने का संदेश भेज दिया। मदद के लिए ज्यादा वक्त नहीं बीता। सिपह सालारों की एक टुकड़ी मौके पर आ धमकी। उनकी अगुवाई कैप्टन वांग हेंग कर रहे थे। वांग हेंग खतरनाक नजर आ रहा था। यहाँ हंगामा कौन कर रहा है? क्या जीने से ऊब गए हो? इस पल आप खुद को थोड़ा पछताने से रोक नहीं पाए। आपने सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दिया था। अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को नजरअंदाज कर दिया था। ताकत के बल पर टिके रहना ताकतवर लोगों के सामने हमेशा काफी नहीं होता। आसपास के पड़ोसी सिर हिलाते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। ऐसा लग रहा था कि बात सचमुच बढ़ चुकी है। वांग हेंग काउंटी मजिस्ट्रेट के बहुत करीब था। शुइहू काउंटी में वह लगभग अपनी मनमानी चला सकता था। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि वहां मौजूद हर शख्स ने अपनी आंखों से देखा था कि बाईदा और उसका गिरोह दुकान तोड़ने वाले पहले इंसान थे। आप तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। आप काफी हद तक आश्वस्त थे। भले ही वांग हेंग पक्षपात करना चाहे, वह सरेआम सच्चाई को पलटने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार आप जल्द ही अमीर और ताकतवर बनने वाले हैं। अगर उसने चीजें मुश्किल की तो कैप्टन के रूप में उसके दिन आसान नहीं होंगे। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, गोंगजीसू आगे बढ़े। कैप्टन वांग हेंग, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। यह देखकर कि वह गोंगजीसू है, वांग यिंग का रवैया अचानक बदल गया।
लॉर्ड गोंगजीसू, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। गोंगजीसू ने जमीन पर पड़े आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज की घटना इदा और उसके बेटे की गलती थी। उन्होंने न सिर्फ मैनेजर वू की शाखा को तोड़ा, बल्कि हमला भी उन्होंने ही शुरू किया था। अगर यह बात ऊपर तक पहुंची तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। गोंगजीसू जानता था कि वांग बाओ वांग हेंग का चचेरा भाई है। अगर आपको उठा लिया जाता तो आपको यकीनन भुगतना पड़ता। बीच में आकर वह साफ जाहिर कर रहा था कि वह आपकी मदद करना चाहता है। वांग हेंग सन्न रह गया। वह अच्छी तरह जानता था कि गोंगजीसू यूनिट गोंग के संरक्षण में है। अब जब गोंगजीसू ने दखल दे दिया था तो वह इसे लापरवाही से नहीं संभाल सकता था, वरना गोंगजीसू को नाराज कर देता। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि गोंगजीसू आपकी मदद क्यों कर रहा था। सच कहें तो आपके जबरदस्त हुनर ने गोंगजीसू को हैरान कर दिया था, जिससे उसके मन में आपसे दोस्ती करने की गहरी इच्छा जाग गई थी। उसने इसे आपका एहसान चुकाने का सही मौका समझा। नफे नुकसान का हिसाब लगाने के बाद उसने फैसला किया कि उसे गोंगजीसू को इज्जत देनी होगी। वह वांग बाओ जैसे किसी बेकार आदमी की वजह से अप्रत्यक्ष रूप से यूनिट गोंग को नाराज नहीं कर सकता था। उसने जमीन पर पड़े बिदा और उसके बेटे की तरफ देखा। क्या यह सच है कि जो लोग मन ही मन खुश हो रहे थे वे अचानक दहशत में आ गए, ठीक जब वे झूठ बोलने ही वाले थे? एक जख्मी आदमी आगे आया और जमीन पर पड़े बिदा की तरफ इशारा किया। बिदा ने ही शुरुआत की थी और सड़क पर मौजूद हर शख्स इसकी गवाही दे सकता है। इस मोड़ पर झूठ बोलना बेकार था। बिदा के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उन काइकबालिया बयान देखकर वांग हेंग ने मैनेजर वू की तरफ देखा। बिदा और उसका बेटा गलत थे। उन्हें आपके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। रकम सुनकर वांग हेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी रकम मांगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सोचने पर यह वाजिब लगा। वांग हेंग ने बगल में खड़े वांग बाओ को गुस्से से घूरा और आपके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। अपने भाई को इतनी आसानी से मानते देख वांग बाओ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वांग हेंग की घूर ने उसे चुप करा दिया। वांग हेंग की चिल्लाहट के आगे दर्जन भर आदमियों ने मिलकर बमुश्किल चांदी के 3 ताल जुटाए। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचने के बाद आप समझ गए कि अब बात खत्म करने का वक्त आ गया है। चांदी स्वीकार करने के बाद मामला आखिरकार रफा दफा हो गया। वापसी के रास्ते में वांग बाओ झिझकता रहा और वांग हेंग से शिकायत करने लगा। वांग हेंग ने जब यह सुना तो एक थप्पड़ सीधे वांग बाओ के सिर पर जा गिरा। उसने दहाड़ लगाई, जिससे वांग बाओ बोलने से डर गया। शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि उसका चचेरा भाई सही था, लेकिन अपने खोए हुए पैसों के बारे में सोचकर उसका दिल दुखने लगा। अब वह किसी भिखारी से भी ज्यादा कंगाल हो चुका था। वह यह पैसा सिर्फ बिदा से ही वापस वसूल सकता था। इस बीच आप ग्वांगजीसू की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ग्वांगजीसू आपसे दोस्ती करना चाहता था और वह ठीक इसी बात का इंतजार कर रहा था। औपचारिक बातों के कुछ दौर के बाद वह चला गया। ग्वांगजीसू के जाते हुए शरीर को देखते हुए आप लगभग उसके सिर पर रखी हरी टोपी को देख पा रहे थे। सोच रहे थे कि आपको उसे सच कब बताना चाहिए। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चला तो शिमैन किंग और ली पिंगर की वजह से ग्वांगजीसू गुस्से के मारे आखिरकार दम तोड़ देगा। पांजेन लियन एक फिक्र भरी नजर के साथ आपके पास आई। हालांकि उसे आपकी बहादुरी पर भरोसा था, फिर भी उसे डर था कि आप बहुत ज्यादा दुश्मन बना रहे हैं, जिससे दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। गनीमत है कि हमलावरों को सबक सिखा दिया गया था। मुआवजा मिल चुका था और दुकान सामान्य रूप से फिर से खुल सकती थी। उसका दिल आखिरकार धड़कना बंद कर चुका था। ग्वांगजीसू से मिलने के बाद आपने कोई घुमावदार बात नहीं की। आपने उसे सीधे तौर पर ली पिंगर के साथ शिमैन किंग के गुप्त अफेयर के बारे में बता दिया। शुरुआत में ग्वांगजीसू ने आपकी बात पर यकीन नहीं किया, यह सोचते हुए कि आप उसे और शिमैन किंग को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहस करना जरूरी नहीं समझा। आपने बस ग्वांगजीसू से कहा कि दिन में शिमैन किंग को मौज मस्ती के लिए बाहर बुलाए, फिर रात में घर आकर पिछले आंगन की तलाशी ले। ऐसा 2 या 3 बार करो और तुम्हें सबूत पक्का मिल जाएगा। यह कहने के बाद आप खड़े हुए और चल दिए। आपने यह किया सबसे पहले ग्वांगजीसू और शिमैन किंग को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए, ताकि वे लड़ें और आप मलाई काट सकें। दूसरा, ग्वांगजीसू को आपका एहसानमंद बनाने के लिए, ताकि वह भविष्य में आपकी मदद करने को तैयार रहे। जहां तक नतीजे की बात है वह तो खुद ग्वांगजीसू पर निर्भर करता है। ग्वांगजीसू काफी देर तक बुद्ध बना खड़ा रहा। आपके शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। आखिरकार उसने आपके तरीके को आजमाने का फैसला किया। अगले दिन ग्वांगजीसू ने खासतौर पर शिमैन किंग को ड्रिंक के लिए बुलाया, यह दावा करते हुए कि यह शिमैन किंग के तनाव को शांत करने के लिए था। हालांकि शिमैन किंग जख्मी था, वह पूरी तरह अपाहिज नहीं था। क्योंकि ग्वांगजीसू पार्टी दे रहा था, वह जाने के लिए तैयार हो गया। डाइनिंग टेबल पर शिमैन किंग और उसके दोस्त नशे में चूर हो गए और जंगली उत्साह के साथ गपशप करने लगे। लेकिन ग्वांगजीसू ने एक बूंद भी नहीं पी। आपकी बातों को उसने अपने दिमाग में मजबूती से बैठाए रखा था। आधी रात को ग्वांगजीसू उठा और तेजी से धड़कते दिल के साथ घर की तरफ चल दिया। अपनी हवेली में चुपचाप वापस घुसने के बाद वह तलाश करने के लिए सीधे पिछले आंगन में चला गया। बिल्कुल वैसे ही एक साइड रूम के बाहर उसने एक साये को तेजी से बाहर निकलते देखा। ग्वांगजीसू ने तुरंत मशालें जलाने का हुक्म दिया।
जैसे ही मशालें भड़की, ग्वांगजीसू ने साफ देखा कि वह साया कोई और नहीं बल्कि शिमैनकिंग था। एक ही पल में ग्वांगजीसू को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। वह मौके पर ही बेहोश होने के करीब पहुंच गया। वह सन्न रह गया, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। सुन पड़े। वह लड़खड़ाते हुए साइड रूम में घुसा, जहां उसने ली पिंगर को बिखरे बालों के साथ बिस्तर पर लेटे हुए पाया और यह समझ गया कि वह पकड़ी जा चुकी है। ली पिंगर ने तुरंत बेकसूर होने का नाटक किया। ग्वांगजीसू और आसपास के नौकर अवाक थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी मालकिन ऐसा कुछ कर सकती है। ग्वांगजीसू गुस्से के मारे कांप उठा और उसने तुरंत ली पिंगर को जकड़ कर बांधने का हुक्म दिया। वह उसी रात उसे यूनिट गोंग के पास ले गया। यूनिट गोंग गहरी नींद में थे, लेकिन जगाए जाने पर उन्होंने पाया कि ग्वांगजीसू दरवाजे पर ली पिंगर को बांधकर घुटनों के बल बैठा है। उलझन में पड़े उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। लाल आंखों के साथ ग्वांगजीसू ने गुप्त अफेयर का राजफाश कर दिया। शिमैनकिंग और ली पिंगर के बीच यह सुनकर यूनिट गोंग आगबबूला हो गए। उन्होंने सभी नौकरों के सामने ली पिंगर को खरी खोटी सुनाई और ग्वांगजीसू को तुरंत तलाक का खत लिखने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्होंने स्टीवर्ड को कल शिमैनकिंग की हवेली जाने का हुक्म दिया ताकि शिमैनकिंग का सामना किया जा सके और मौद्रिक मुआवजे की मांग की जा सके। अगर शिमैनकिंग ने इनकार किया तो उसे श्वेहू काउंटी से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन ग्वांगजीसू ने तलाक का खत लिखा और ली पिंगर को हवेली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच स्टीवर्ड झांग एक दल को लेकर शिमैनकिंग की हवेली की ओर बढ़ा। उस वक्त शिमैनकिंग आपसे हिसाब चुकता करने की तैयारी कर रहा था। यह सुनकर कि यूनिट गोंग ने किसी को भेजा है, वह उनका स्वागत करने के लिए भागा। ग्वांगजीसू भी साथ आया था, जिसके पीछे हट्टे कट्टे आदमियों की एक फौज थी। ग्वांगजीसू को देखकर शिमैनकिंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जल्दी से जमकर माफी मांगी और चांदी के 1000 ताल पेश किए जो उसने तैयार रखे थे। गुस्से में अंधा हुआ ग्वांगजीसू आगे बढ़ा और उसने शिमैनकिंग पर मुक्का जड़ दिया। यह जानते हुए कि वह गलती पर है, शिमैनकिंग ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अर्लिन बाकी लोग सन्न रह गए और उन्होंने झिझकते हुए ग्वांगजीसू से इसकी वजह पूछी। ग्वांगजीसू को लगा कि इतने सारे नौकरों के सामने बात आ ही चुकी है तो छिपाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने इस हकीकत को सबके सामने रख दिया कि शिमैनकिंग ने उसकी बीवी को बहलाया था। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। अर्लिन और बाकी लोग हैरान थे। उन्होंने अविश्वास से शिमैनकिंग की तरफ देखा और आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अर्लिन और उसके दोस्तों को अच्छी तरह पता था कि भाई की बीवी अपनी बहन जैसी होती है। भले ही वे खुद मौज मस्ती के शौकीन थे, वे कभी अपने किसी भाई को इस तरह धोखा नहीं देते। यह एहसास करते हुए कि शिमैनकिंग ने हद पार कर दी है, उन्होंने कसम खाई कि वे भी उससे दोबारा मेल जोल नहीं रखेंगे। ग्वांगजीसू ने शिमैनकिंग की तरफ देखा और अपनी बात पूरी की। ग्वांगजीसू मुड़ा और चला गया। जो लोग शिमैनकिंग के साथ आपको परेशान करने आए थे, वे ग्वांगजीसू के आने और शिमैनकिंग के कांड के बारे में जानने के बाद एक एक करके तितर बितर हो गए। ज्यादातर लोग तो बस शिमैनकिंग के सम्मान में आए थे। अब जब दोनों में फूट पड़ चुकी थी तो शिमैनकिंग की मदद करने वाला कोई नहीं बचा था। शिमैनकिंग ने सबको जाते हुए देखा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और लाचारी भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कभी दोबारा आपको परेशान करने का जिक्र नहीं किया। हवेली से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ली पिंगर बेहाल थी। वह बाद में शिमैनकिंग की हवेली गई, यह उम्मीद करते हुए कि शिमैनकिंग के यहां उसे पनाह मिल जाएगी। लेकिन शिमैनकिंग जानता था कि अगर उसने ली पिंगर को दोबारा अपने साथ रखा तो ग्वांगजीसू पक्का यूनिट गोंग से उसका इलाज करवाएगा। वह ऐसी मुसीबत को बुलावा नहीं देना चाहता था। इसके अलावा ली पिंगर के साथ उसका रोमांस तो बस किसी नई चीज के रोमांच के लिए था। अब जब सच सामने आ चुका था, उसके पास छुपने की भी फुर्सत नहीं थी। वह यकीनन उसे अंदर नहीं घुसने देता। ली पिंगर का अंत सड़कों पर भीख मांगते हुए हुआ, एक ऐसा अंजाम जिसकी वह वाकई हकदार थी। शिमैनकिंग ने दोबारा कभी आपका रुख नहीं किया। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, कुछ दिनों बाद ग्वांगजीसू ने आपको एक रेस्तरां में दावत पर बुलाया। जैसे ही आप प्राइवेट रूम में दाखिल हुए, ग्वांगजीसू ने आपके सामने सिर झुका दिया। आपने फौरन उसे उठा लिया। ग्वांगजीसू ने आह भरी। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने शिमैनकिंग जैसे नीच आदमी को भाई माना था। इस घटना के बाद ग्वांगजीसू ने ऐलान कर दिया कि आपके मामले अब उसके अपने मामले हैं। वह ग्वांगजीसू पूरी तरह से आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वह देखना चाहता था कि शिमैनकिंग आपका क्या बिगाड़ सकता है। आप दोनों ने जमकर शराब पी और एक खुशगवार बातचीत का दौर चला। हालांकि ली पिंगर के धोखे से ग्वांगजीसू को दुख हुआ था, पर वह आपको जानकर खुश था। अंधेरे में रहने से तो यह कहीं बेहतर था। बाद में ग्वांगजीसू ने आपको यूनिट गुआंग के 80वें जन्मदिन के जश्न में आमंत्रित किया। आप बेहद खुश हुए क्योंकि यूनिट गुआंग सेंजदीकियां बढ़ाने का यह सुनहरा मौका था। यूनिट गुआंग के संबंध शुईहू काउंटी के मजिस्ट्रेट के साथ बहुत अच्छे थे। एक बार जब आप उसे जान जाते तो आपके लिए लालच में पड़ना कहीं ज्यादा आसान हो जाता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैनहुआ इटर्नल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।